गुड मॉर्निंग सरकार। कस्टम्स एक्ट 1962 अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल फॉर मई 19। शुरू करें सरकार। सबसे भारी अमेंडमेंट पता है कस्टम्स एक्ट कहां अप्लाई होता है? पूरे हिंदुस्तान में। और पता है अब की बार और इंडिया से बाहर भी कस्टम्स एक्ट अप्लाई होगा। अगर आपने कस्टम्स एक्ट का कोई ऑफेंस किया तो बाहर से उठा के लेके आएंगे, ध्यान रखना आपको। क्लियर? सेक्शन 1 में अमेंडमेंट कर डाला बेटा इन्होंने। मतलब सेक्शन 1 में लिखा होता है कि ये एक्ट कहां अप्लाई होगा। क्लियर? और देखो दिमाग खराब बैठा आपको। सर सेक्शन 1 उसका सबसेक्शन 2 पढ़ना बच्चा। क्या बोलता है? दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एंड सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। मतलब इस एक्ट में जो लिखा है उसको सेव रखना बेटा। इट अप्लाइज मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना बेटा, उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे बेटा। क्लियर? इट अप्लाइज, दिस एक्ट अप्लाइज ऑल्सो टू एनी ऑफेंस और कॉन्ट्रवेंशन देयर अंडर कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन। मतलब आउटसाइड इंडिया अगर आपने कस्टम्स एक्ट का कोई ऑफेंस किया तो उसके रेस्पेक्ट में भी कस्टम्स एक्ट लगेगा। मतलब सर बाहर से भी उठा के लेके आएंगे आपको। हाँ है ना? क्लियर? सर भारी पॉइंट एड हुआ है बच्चा ये। हाँ है ना बेटा? डन सरकार। मतलब आपने कस्टम्स एक्ट के कोई ऑफेंस इंडिया में किए तो कस्टम एक्ट लगेगा। इंडिया से बाहर अगर आपने कोई ऑफेंस किए तो सरकार वहां भी कस्टम्स एक्ट लगेगा आपका। क्लियर सरकार? आइए सब सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशंस अंडर कस्टम्स एक्ट। 3-4 जगह चेंज हुआ बच्चा। एक जो मेजर चेंज हुआ बताऊं मैं पहले वो बता दूं बेटा। सर पता है इंडिया का डेफिनेशन पहले क्या था बेटा? लैंडमास प्लस कस्टम्स एक्ट अप्लाइज टू एंटायर इंडियन टेरिटोरियल वाटर बेटा 12 नॉटिकल माइल्स बच्चा। पर आगे जो 188 नॉटिकल माइल्स है वहां पे कस्टम्स एक्ट का कोई प्रोविजन अप्लाई नहीं होता। पर सर 13 से लेके 24 नॉटिकल माइल जो एरिया था जिसको कंटिन्यूअस जोन बोलते थे बेटा, दैट एरिया का नाम था बेटा क्या? इंडियन कस्टम्स वाटर। तो इंडियन कस्टम वाटर एक्सटेंडेड टू इंडियन कस्टम वाटर कहां तक था बेटा? कंटिन्यूअस जोन तक था। मतलब जो 24 नॉटिकल माइल तक बचा। और इंडियन कस्टम वाटर पे अगर आपने कोई ऑफेंस किया बेटा, इंडियन कस्टम वाटर के अंदर अगर आपने कोई ऑफेंस किया बच्चा, उस एरिया तक 24 नॉटिकल माइल तक अगर आपने कोई ऑफेंस किया, इलीगल एक्टिविटी किया, स्मगलिंग किया, सर एक वेसल से दूसरे वेसल में कोई गुड्स इलीगली शिफ्ट किया बेटा, तो वहां पे अरेस्ट और डिटेंशन एंड रिगार्डिंग प्रोविजन अप्लाई होते बेटा। पर सर 24 नॉटिकल माइल की बियॉन्ड मतलब रिमेनिंग 176 नॉटिकल माइल जो है वहां पे कस्टम्स का कोई प्रोविजन अप्लाई। पर पता है अब की बार इंडियन कस्टम्स वाटर्स इज नाउ एक्सटेंडेड टू 200 नॉटिकल माइल्स। पहले था इंडियन कस्टम वाटर मतलब केवल कॉन्टिन्यूअस जोन तक। नाउ इंडियन कस्टम वाटर इज एक्सटेंडेड टू एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। मतलब 200 नॉटिकल माइल तक इंडियन कस्टम्स वाटर एक्सटेंड हो गया है। कहां तक बच्चा? 200 नॉटिकल माइल तक इंडियन कस्टम वाटर एक्सटेंड हो गया। मतलब सरकार इसका मतलब इंडियन कस्टम्स वाटर के रेस्पेक्ट में जितने भी सेक्शंस थे वो अब 200 नॉटिकल माइल तक अप्लाई होंगे। और उसके रेस्पेक्ट में सेक्शन कौन सा था बेटा? अरेस्ट डिटेंशन के प्रोविजंस बचा। अगर आपने कोई ऑफेंस किया, कोई गड़बड़ किया, इलीगल इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया, या कोई स्मगलिंग में आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो, एक वेसल से दूसरे वेसल में कोई गुड शिफ्ट कर रहे हो इलीगली बचा, तो सर 200 नॉटिकल माइल्स तक हम आपको पकड़ेंगे। ध्यान रखना पहले केवल 24 तक पकड़ पाते थे कस्टम्स एक्ट के अंदर बेटा। हाँ है ना? क्लियर? मतलब कंट्रोलिंग बढ़ रहा है, देश का सिक्योरिटी बढ़ रहा है बच्चा। इलीगल काम करोगे तो 200 तक तो पकड़ेंगे। प्लस इंडिया से बाहर ऑफेंस किया तो वहां भी आके मारेंगे आपको। ध्यान रखना। अरे यस या नो? क्लियर? समझे मेरी बात बच्चा? डन। तो ये 2 कॉरेस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट समझ में बच्चा। ये दोनों मेरे को भारी अमेंडमेंट लगते हैं सर प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से बच्चा। बाकी ठीक है थ्योरी में तो क्या 2 लाइन चेंज हुई है सर। हाँ है ना? पर इंपैक्ट बहुत भारी बचा इसके। क्लियर? तो इंडिया का जो आपका एक्सटेंड ऑफ कस्टम्स एक्ट जो अप्लाई होता है सेक्शन 1 में मैंने बताया आपको। अब इंडियन कस्टम्स वाटर को कहा डिफाइन किया था वो हम पहले पढ़ लेते बेटा, बाकी पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। 3rd पेज पे आओ बेटा इसका, मतलब पेज में 615 डेफिनेशन चल रहा है बेटा, सेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर 28।
सेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर 28 क्या बोलता है बेटा? इंडियन कस्टम्स वाटर्स मीन्स waters extending into the sea up to the limit of exclusive economic zone under section number 7 of the territorial waters, continental shelf and exclusive economic zone and other maritime zone. Clear? मतलब सर मेरीटाइम जोन एक्ट बना हुआ बेटा इनका, उसमें जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया है मतलब 200 नॉटिकल माइल तक बेटा, वहां तक इंडियन कस्टम वाटर फैल गया है बच्चा। मतलब सारे प्रोविजन जो कस्टम वाटर पर लगते हैं वो सारे प्रोविजन 200 नॉटिकल माइल तक लगेंगे बच्चा। क्लियर? और सर एंड इट इंक्लूड्स एनी बे, गल्फ, हार्बर, क्रीक और टाइडल रिवर बच्चा। हाँ है ना बच्चा? सर वो सब भी इंडियन कस्टम वाटर का पार्ट होंगे। और सर मैंने देखो सर ब्रैकेट में लिखा है बेटा, बोल्ड एंड इटैलिक वर्ड्स सब्स्टिट्यूटेड फॉर कॉन्टिजियस जोन ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन नंबर 5 बच्चा। हाँ है ना? पहले कॉन्टिजियस जोन लिखा था बेटा, अब उसको हटा के क्या लिख दिया बेटा? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया बच्चा। हाँ है ना? अरे क्लियर बच्चा? डन। सेकंड वन बच्चा, मैंने नीचे एनालिसिस भी लिखा बेटा, एनालिसिस ऑफ अमेंडमेंट सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 28 इज अमेंडेड टू एक्सटेंड द लिमिट ऑफ इंडियन कस्टम वाटर इनटू द सी फ्रॉम एग्जिस्टिंग कॉन्टिजियस जोन ऑफ इंडिया टू द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया बच्चा। हाँ है ना? माहौल पॉइंट समझ में आपको मेरा? ये डन। सरकार आइए वापस से कहा फर्स्ट पेज पे आ जाओ बच्चा। ये दो अच्छे चेंज हुए बच्चा। क्लियर? समझे मेरी बात? तो सर ध्यान देना, एक एक मार्क के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं हमेशा बेटा। ये वाला जो पॉइंट था ना बेटा, इसमें एक मार्क का क्वेश्चन मुझे 100% एक्सपेक्टेड है। वो एक्सपेक्टेड है बेटा, है ना? आए या नहीं आए पता नहीं मेरे को। देख पता नहीं बच्चा, देख वापस कह रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है क्योंकि सारी चीजें इंपॉर्टेंट बेटा। क्लियर? वी नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू बी देयर इन द एग्जाम्स। सर इसके प्रिपरेशन केवल इंपॉर्टेंस नहीं होनी चाहिए, हर एक चीज शुड बी प्रिपेयर्ड। सर आइए सेक्शन नंबर 2 सर डेफिनेशंस, असेसमेंट का डेफिनेशन चेंज किया इन्होंने बेटा। पता है असेसमेंट का मीनिंग? सुनो बेटा, पहले कल 2 लाइन का था बेटा असेसमेंट की डेफिनेशन बच्चा। अब बताइए क्या किया इन्होंने? इस डेफिनेशन को एक्सपांड कर दिया। और सुनो, जस्ट टू ब्रिंग द क्लैरिटी एंड सर्टेनिटी दिस डेफिनेशन एक्सपांडेड, अदरवाइज चेंज कुछ नहीं हुआ। कुछ क्या किया इन्होंने बेटा? क्लैरिटी के लिए और सर्टेनिटी के लिए इस डेफिनेशन में बहुत कुछ लिख दिया बच्चा। हाँ है ना? बाकी ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ। असेसमेंट पहले भी वही था, अभी भी वही है बच्चा। ठीक है? पर फिर भी एक बार हिट कर ले सर आप। असेसमेंट मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट, डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूटेबिलिटी ऑफ एनी ऑफ द गुड्स एंड द अमाउंट ऑफ ड्यूटी, टैक्स और सेस और एनी अदर सम सो पेएबल इफ एनी अंडर दिस एक्ट और अंडर द कस्टम्स टैरिफ एक्ट सरकार और अंडर एनी द लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। क्लियर? विथ रेफरेंस, अब ड्यूटेबिलिटी निकालना या फिर अमाउंट ऑफ टैक्स निकालना बच्चा विथ रेफरेंस टू इसका टैरिफ क्लासिफिकेशन क्या होगा बच्चा? अरे एचएसएन कोड याद आया बच्चा आपको? तो सर असेसमेंट में जो जो काम था सब इन्होंने लिख दिया बेटा, बस इन्होंने एक्सपांड कर दिया डेफिनेशन को, बाकी कुछ नहीं किया बेटा। अब असेसमेंट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? टैरिफ क्लासिफिकेशन ऑफ सच गुड्स is determined in accordance with the provisions of the custom tariff act. Value of such goods is determined in accordance with the provisions of this act and the custom tariff act बेटा। exemption मिलेगा कि नहीं मिलेगा, concession of duty मिलेगा कि नहीं मिलेगा बच्चा, उसको assess करना बच्चा। clear? exemption or concession of duty, tax, cess or any sum consequent upon any notification issued therefore under this act or under the custom tariff act or under any other law for the timing in force बच्चा। या फिर अगर मान लो पता है क्या होता है, कई बार पर यूनिट के हिसाब से टैक्स लगता है बेटा, याद है स्पेसिफिक ड्यूटी बेटा। क्लियर? जैसे ₹1000 पर यूनिट लग गया टैक्स बच्चा, तो वहां पे क्वांटिटी, वेट, वॉल्यूम, मेजरमेंट एंड अदर स्पेसिफिक्स वेयर सच ड्यूटी, टैक्स और सेस और एनी अदर सम पेएबल इज ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटी, वेट, वॉल्यूम, मेजरमेंट और अदर स्पेसिफिक्स ऑफ सच गुड्स बच्चा। क्लियर? जहां पे ड्यूटी इनके बेस पे लगता है तो उनको निकालना बच्चा, उसको बोलते हैं असेसमेंट बेटा, तभी तो निकलेगा टैक्स अमाउंट बच्चा। देन द ओरिजिन ऑफ सच गुड्स बच्चा। अच्छा कई बार क्या होता है पता है, प्रेफरेंशियल कंट्री से इंपोर्ट हुआ, कहां से इंपोर्ट हुआ बच्चा? तो रेट ऑफ ड्यूटी कम होता है सर थोड़ा, याद है बेटा? तो वहां पे कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या होगा उसको निकालना, मतलब ये सब चीजें डिटरमाइन करोगे तब जाके टैक्स का अमाउंट निकलेगा ना यार। आप मुझे बताओ, आप किसी को भी एडवाइस दोगे कि टैक्स कितना लगता है, कैसे निकालोगे बेटा? क्लासिफिकेशन क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, एग्जिबिशन है या नहीं है, कोई कंसेशन है या नहीं है, कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, अगर कभी गुड्स का जो टैक्स है बेटा वो वेट के हिसाब से बेटा, वजन कि पर केजी 1000 रुपये टैक्स है बच्चा। क्लियर? या क्वांटिटी के हिसाब से तो वो निकालना बच्चा। क्लियर? एंड देन एनी अदर स्पेसिफिक फैक्टर which affect the duty or tax or cess or any other sum payable on such goods and includes provisional assessment, self assessment, reassessment or any assessment in which the duty assessed is nil बच्चा। हाँ है ना? ड्यूटी नील निकले या कुछ भी निकले बेटा, उसको बोलते हैं क्या? असेसमेंट बेटा। कोई खास बात है क्या बच्चा? नहीं। क्लियर? देखो मैंने नीचे नोट भी दिया बेटा, और नोट लिखे क्या बोला बेटा?
एनालिसिस ऑफ अमेंडमेंट बेटा, डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट इज सब्स्टिट्यूटेड टू एक्सपांड द स्कोप एंड ब्रिंग द क्लैरिटी एंड सर्टेनिटी। बाकी सर और कुछ भी इन्होंने चेंज नहीं किया सर, पहले भी यही था बेटा, अभी भी यही है, बस उन्होंने क्या किया, डेफिनेशन को एक्सपांड करके क्लियरिटी लिया है बेटा, नथिंग एल्स बच्चा। अरे क्लियर, डन। इसी पेज पे बेटा पॉइंट नंबर 6 सब सेक्शन नंबर 6 बेटा, अरे बोर्ड का नाम पहले क्या था बेटा, सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, और उसका नाम क्या हो गया बेटा, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स बच्चा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट बेटा। 24 मिला क्या बच्चा आपको? मिला आपको बेटा? सरकार, ओ भाई, ओ होशियारी, कभी भी वेसल इंडिया में आता है तो आईजी में फाइल करता बच्चा, आवाज नहीं आ रही हुए। इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, जिसको इंपोर्ट रिपोर्ट भी बोलते बेटा, हाँ है ना, या इंपोर्ट मैनिफेस्ट बच्चा, याद है आपको इधर? और साथ में उसको आजकल याद है बेटा, पैसेंजर और क्रू अराइवल मैनिफेस्ट एंड पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन भी फाइल करना पड़ता है बेटा। अच्छा, इंपोर्ट मैनिफेस्ट में गुड्स का इन्फॉर्मेशन होता है, अराइवल मैनिफेस्ट में पैसेंजर और क्रू मेंबर्स का इन्फॉर्मेशन होता है बेटा। क्लियर? बाकी प्रोविजन पूरे सेम है बेटा, इसलिए जहां जहां पूरे एक्ट में इंपोर्ट मैनिफेस्ट लिखा है वहां वहां अराइवल मैनिफेस्ट भी रेफर करेंगे बच्चा, और पूरे एक्ट में जहां जहां एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट लिखा ईजीएम वहां वहां डिपार्चर मैनिफेस्ट भी रेफर किया जाएगा। ये इन्होंने कॉमन पॉइंट लिख दिया सो दैट पूरे एक्ट में इनको हर जगह लिखना नहीं पड़े बेटा। अरे क्लियर, पक्का, डन, पॉइंट खत्म होता है अब बेटा। अच्छा, कोई खास अमेंडमेंट नहीं किया बेटा? नहीं। ठीक है सर, आप ध्यान देना बेटा, हर एक चीज को समझो। आपको अगर समझ के पढ़ोगे तो अपना पता पड़ेगा कि कौन सा खास अमेंडमेंट है, कौन सा खास नहीं है बच्चा। पर अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, खास हो या नहीं हो, पढ़ना सब कुछ है बेटा आपको। ठीक है, फिर 30 है बेटा, नोटिफिकेशन का मतलब दिया बेटा, कोई खास बात नहीं बेटा, कोई काम का नहीं बेटा। इनफैक्ट notification means notification published in the official gazette and the expression notify with its cognate meaning and grammatical variation shall be construed accordingly बेटा। ये डेफिनेशन नहीं था, दे दिया बेटा, कुछ खास नहीं है। आइए अगला जो पेज आपको मिला होगा, पेज नंबर 618, वहां पे जो ए लिखा है, ए फॉर अमेंडमेंट। वेरी गुड बेटा। सर फिर नेक्स्ट पेज पे देखो बेटा, वहां पर भी ए लिखा है बेटा, एक्चुअली वो पिछले पेज का है और ए वाला ए कनेक्टेड है बेटा। ठीक है, और सुनो, ये ए इस बार सीए फाइनल मई 19 एग्जाम में आना चाहिए, मतलब इतना गारंटी से बोलूँ कि आना चाहिए। मैं तो होता तो दे देता पेपर में, और 15 मिनट 10 मिनट बाद आप बोलेंगे, आप भी बोलेंगे देखना आना चाहिए बेटा। क्लियर? सर इतना शानदार पॉइंट है, इतना भारी पॉइंट है, और सर इसका इंपैक्ट मार्केट में है बच्चा। ओके, न्यूमेरिकल भी बन सकता है इसका बेटा। ओके, तो नजर इधर बेटा। अब बहुत सारे लोग पता क्या कर रहे हैं, वही पे लिख रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान नहीं दे रहे बेटा, वहां पढ़ के क्या कर लोगे बेटा? सर इतना इंपॉर्टेंट लिखे कर भी क्या लोगे बेटा? उसको पूरा लाल कर दिया बेटा, लाल कलर से बेटा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, पढ़ भी तो ले बेटा। सर स्टार 6 बार तो स्टार मार्क कर दिया बेटा। अबे क्लियर, पेज के ऊपर मार्क कर दिया, पे इस अमेंडमेंट शीट के लास्ट में लिख दिया, ये पेज में देखना ही देखना बेटा है। क्लियर? अब पढ़ भी तो लो बेटा इसको, इधर ध्यान। सर पॉइंट ये अंकित भाई, सुनना होशियारी, अमेंडमेंट बाद में पढ़ेंगे बेटा, पहले जो पहले था वो तो पढ़े हम। सुनना, लिंक करना पड़ेगा हर एक चीज को बेटा। पता है? नहीं पता आपको बेटा? बताऊंगा आपको, इससे तो मैं यहाँ पे आया बेटा। वेरी गुड बेटा, और इसलिए आप भी यहाँ पे आए बेटा। ओके, ठीक, चरण स्पर्श बेटा आपके। सर पॉइंट है बेटा, हाँ बस बेटा, पैर खींचने की जरूरत नहीं मेरे। हाँ पॉइंट पॉइंट मेरा आपसे ये कि इन केस अगर आपने कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम लगता है, कस्टम के साथ में 37 और 39 भी लगता है बच्चा। 37 है क्या? IGST, 39 है क्या? GST कॉम्पनसेशन सेस। 37 क्या है बच्चा? और 39 क्या है? GST कॉम्पनसेशन सेस। अरे क्लियर सरकार? अब सुनना बच्चा, 37 पे जो प्रोविजन लगेंगे वही किस पे लगते हैं? 39 पे बच्चा। मैं पहले 37 बोलता हूं बेटा, क्लियर, फिर 39 जब पढ़ेंगे तो एक तरह से आपको लगेगा रिवीजन चल रहा है बच्चा। ठीक है, पहले 37 ढंग से पढ़ते बेटा, इधर ध्यान बच्चा, मान लो। वेरी गुड बेटा। आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया 1 करोड़ में बेटा,
अरे कितने में इंपोर्ट किया बच्चा, उस पर क्या लगेगा बेटा, पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगा, प्लस अगर अदर ड्यूटीज ऑफ कस्टम है वो सब भी लग जाएंगे बच्चा। क्लियर, फिर लगेगा क्या, वैसे मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर बाद बेटा। एजुकेशन सेस और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, सेकेंड मैं बोलता हूँ बेटा सर, एजुकेशन सेस और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस 2 फरवरी 2018 से हट गए बेटा, और उसको हटा के सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगा दिया गया बेटा, दैट इज 10%। कितना बेटा, 10%। उसके बारे में मैं थोड़ी देर बात करूंगा, मेरा टॉपिक अभी वो नहीं बेटा, वो भी ऐड कर देंगे बच्चा, मतलब सारे टैक्सेस वगैरह ऐड कर देना बेटा। उसके बाद जो अमाउंट आएगा उस पर क्या लगेगा बेटा, 37 IGST बेटा, याद आया बच्चा आपको? ओके, तो सर क्वेश्चन यही चल रहा है बच्चा कि 37 किस अमाउंट पे लगेगा बेटा। क्लियर, 2 मिनट सुनना बच्चा। इसमें कुछ चेंज हुआ है बच्चा, अच्छा चेंज है, प्रैक्टिकल लाइफ में काम का पॉइंट है, बहुत काम आ रहा है। 37 किस अमाउंट पे लगेगा सर? सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 7 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट बोलता है IGST किस अमाउंट पे लगेगा, जो सेक्शन नंबर 3(8) ने बताया उस अमाउंट पे लगेगा बेटा। और 3(8) ने क्या बोला था बेटा, ये पहले जो था वही बोल रहा हूं मैं बेटा। 3(8) ने बोला था वैल्यू ऑफ गुड्स एज पर कस्टम्स एक्ट अंडर सेक्शन नंबर 14(1) और 14(2) बेटा, मतलब एज पर कस्टम्स एक्ट जो वैल्यू होता है वो, प्लस सारी काइंड्स ऑफ कस्टम्स ड्यूटीज, वैल्यू बेसिक कस्टम हो, एडिशनल ड्यूटी हो, कैसी भी ड्यूटी हो, सब ऐड कर देना बेटा, एक्सेप्ट 37 और 39। हाँ है ना, क्लियर, सब ऐड कर दिया बेटा। उसके बाद एनी अदर सम पेबल अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, क्या बोला सर? एनी अदर सम मतलब कोई भी अमाउंट पेबल है अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। फॉर एग्जांपल सोशल वेलफेयर सरचार्ज बच्चा, सोशल वेलफेयर सरचार्ज फाइनेंस एक्ट 2018 से लगा बच्चा, वो कस्टम्स एक्ट के थ्रू नहीं लगा बेटा। तो एनी अदर सम पेबल अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स का उसका एक एग्जांपल ये हो गया बच्चा। क्लियर, समझे, वो भी ऐड कर देना बेटा। उसके बाद जो अमाउंट आएगा दैट विल बी द अमाउंट जिस पे क्या लगेगा बेटा, IGST अंडर सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 7 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट। हाँ है ना बच्चा, आवाज नहीं आ रही हुई? ओके, आई रिपीट बेटा, ध्यान देना बच्चा, ये पहले यही था बच्चा, ठीक है, पर फिर भी मैं तो मान के चलता हूँ बेटा आपको नहीं याद है बेटा। आप ध्यान से सुनिएगा, मेरे को कोई जल्दी नहीं है बेटा, इसका न्यूमेरिकल बनेगा आज नहीं तो कल बनेगा बेटा। क्लियर, अब पॉइंट मेरा सही पर आपके आज ही काम आएगा। अब सर ओके, पॉइंट ये कि सर 37 किस अमाउंट लगेगा, 38 जो बताएगा उस अमाउंट लगेगा। 38 क्या बोलता है बेटा, वापस बोल रहा हूं बेटा, वैल्यू एज पर कस्टम्स एक्ट प्लस ऑल टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी एक्सेप्ट 37 और 39 बेटा, प्लस एनी अदर सम पेबल अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। ये अमाउंट ऐड करेंगे, जो अमाउंट आएगा दैट विल बी द अमाउंट ऑन विच 37 shall be charged, that is the value on which 37 shall be charged, value for the purpose of computing additional duty of custom under section number 37 of the custom tariff act। बेटा बोले यस सर, मान लो, ध्यान से, जल्दी मत करना बेटा। मैंने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, मान लो मैंने क्या इंपोर्ट किया बेटा, मार्कर्स, ब्रांड नेम, सरकार सिंगापुर से गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हुआ 1 करोड़ में, कितने में बेटा, 1 करोड़। 1 करोड़ मैंने गुड्स इंपोर्ट किया बच्चा, और हाँ ना होशियारी, इंपोर्ट करके उसको मैंने क्लियर करा दिया फॉर होम कंजम्पशन बच्चा। तो कस्टम पे करूंगा बेटा, तो जितना कस्टम था मान लो 20 लाख वाज द कस्टम, 20 लाख कस्टम लग गया बेटा, अदर ड्यूटीज ऑफ कस्टम नहीं थे बेटा, तो 1 करोड़ 20 लाख प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज बेटा, कितना, 10%। 10% किसका बेटा, बेसिक कस्टम ड्यूटी का बेटा। अब बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना था बेटा, 20 लाख, तो उसका 10% कितना हो गया बेटा, 2 लाख, तो 1 करोड़ 22 लाख कितना हो गया बच्चा, 1 करोड़ 22 लाख इज द वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग 37। मान लो 37 है 10% बेटा, क्या लग जाएगा, 10% किसका, 1 करोड़ 22 लाख का, बात खत्म बच्चा। ये था वैल्यू एज पर सेक्शन 3 सबसेक्शन 8 बेटा, हाँ है ना, हटा। पर मान लो, मान ही नहीं रहे बेटा आप लोग, वो गुड्स मैंने इंपोर्ट किया, उसको कस्टम बोर्डेड वेयरहाउस में स्टोर करवाया, कहां रखवाया बच्चा, माहौल। जल्दी मत करना बच्चा प्लीज, रिक्वेस्ट। और मैंने इसको पूरा अच्छा सा एक वर्किंग नोट देके पूरा अच्छे से समझाया 2 पेज में बच्चा, मैंने विथ इलस्ट्रेशन न्यूमेरिकल एग्जांपल भी बच्चा। वैल्यूएशन चैप्टर के अंदर मैंने इसका नोट दिया, वो नोट भी मैंने आपको बुक में या अमेंडमेंट शीट में दिया बेटा, पर अभी उसको मत देखना बेटा आप लोग। क्लियर, सुना बच्चा ध्यान से। तो सरकार मैंने क्या किया, वो गुड्स इंपोर्ट किया, 1 करोड़ में इंपोर्ट किया, उसको कस्टम बोर्डेड वेयरहाउस में स्टोर करवा दिया, वेयरहाउसिंग करा दी बच्चा मैंने। क्लियर, गुड्स क्या बेटा, अभी कस्टम बोर्डेड वेयरहाउस में क्या कस्टम पे किया क्या बेटा आपने, आवाज नहीं आ रही ओए, नहीं, कस्टम पे कब पे करेंगे बच्चा, जब उसको क्लियर कराएंगे फॉर होम कंजम्पशन। तो सर अभी अपने वेयरहाउसिंग बॉन्ड साइन किया बच्चा आपने,
इनटू बोन बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयरहाउसिंग फाइल किया, वेयरहाउसिंग बोन साइन किया, परमिशन फॉर वेयरहाउसिंग मिली, वेयरहाउस में रखवाया बेटा गुड्स को, आपने कोई कस्टम वगैरह पे नहीं किया, हाँ है ना रे। अब मान लो गुड्स मैंने इंपोर्ट किया 1 करोड़ में बेटा, गुड्स को कहाँ रखवाया बेटा, ये रहा, ये क्या बेटा, कस्टम मोडेड वेयरहाउस, इसमें गुड्स पड़े बेटा, ये क्लियर। गुड्स वेयरहाउस में है और मैंने गुड्स ऋषभ को बेच दिया बेटा, बेटा गुड्स वेयरहाउस में ना बेटा, फिर कैसे बेच दिया मैंने आपको, तो गुड्स तो वेयरहाउस में बेटा, मैंने ऑनरशिप डॉक्यूमेंट आपके नाम में ट्रांसफर किया बेटा, ओके गुड्स ले रहा बेटा। सर अगर आपको ऐसा दूंगा तो बेटा पहले क्लियर करूंगा कस्टम क्लियरेंस बच्चा, कुछ भी बेटा। अब पॉइंट ये सर गुड्स क्या है जल्दी बोलो, गुड्स क्या है बच्चा, कस्टम मोडेड वेयरहाउस। देख माइंड में बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए आपको बेटा, गुड्स क्या बच्चा अभी क्लियर। अब सर मैंने गुड्स ऋषभ को बेच दिया, पहली बात तो ये जब गुड्स वेयरहाउस में मैं इसको सेल कर सकता हूं क्या बच्चा, आवाज नहीं आ रही है, यस 100% मैं उसको सेल कर सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसकी ऑनरशिप डॉक्यूमेंट इसके नाम में ट्रांसफर हो जाएगी बच्चा, बिल ऑफ लेडिंग को मैं इसके नाम पे एंडोर्स कर दूंगा बच्चा, अरे हाँ है ना रे, ओके। मान लो मैंने गुड्स आपको सेल कर दिया कितने में, 5 करोड़ बेटा, वैसे इतना वैल्यू में बिकता नहीं पर फिर भी अभी क्या ठीक रहेगा सर। मैंने कितने में इंपोर्ट किया बेटा, इंपोर्ट कितने में किया 1 करोड़, बेच कितने में दिया बेटा मंगल, क्लियर। अब पॉइंट है बेटा ये ऋषभ भी कम नहीं बेटा, इसने गुड्स रजत ना हैनिल, क्लियर मैं कह रहा हूं बेटा हैनिल नाम है इसका। अब पॉइंट है क्लियर, रजत किसने बोला बेटा, सर बोल गया नाम तेरा क्या बेटा। अब पॉइंट है कि ऐसे केस में हैनिल, सर आपने क्या नाम बेटा आपका, हाँ मुझे पता है बेटा, तो ऋषभ ने क्या किया बेटा, गुड्स वेयरहाउस में था बच्चा, किसको बेच दिया बेटा, मैं कैसे बेच दूं बेटा, गुड्स तो वेयरहाउस में ना बेटा, बिल्कुल बिल्कुल गुड्स क्या भी बेटा वेयरहाउस में, आपने ऑनरशिप डॉक्यूमेंट उसके नाम पे ट्रांसफर कर दिए, कितने में बचा 7 करोड़ बेटा, 10 करोड़ कोई देगा तो 10 करोड़, क्लियर, रातों रात करोड़पति बनने वाला है इसको बेटा सर 10 करोड़ सर, आई अंडरस्टैंड मंगल की वैल्यू अलग है बेटा, पर फिर भी इसका मतलब थोड़ा 10 करोड़ लूट लेगा बेटा आदमी को, क्लियर। अब पॉइंट ये बेटा, ओके बस सर 7 करोड़ में आपने इसको गुड्स बेच दिया बच्चा, किसको, हैनिल को। अब सर कस्टम क्लियरेंस कराने कौन आएगा, हैनिल आएंगे, ऋषभ आएंगे या मंगल आएगा बेटा, ऑनर ऑफ द गुड्स मिस्टर हैनिल विल कम टू क्लियर द गुड्स फ्रॉम द कस्टम एरिया, कस्टम मोडेड वेयरहाउस से गुड्स क्लियर कराएंगे कौन, मिस्टर हैनिल। जब कस्टम क्लियरेंस ये कराएगा, दिल थाम के सुनना, दिल थाम के मुझे आंसर देना बेटा, जल्दी मत करना, जब कस्टम क्लियरेंस मिस्टर हैनिल कराएगा, ये एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करेगा, ड्यूटी कौन पे करेगा बेटा, हैनिल। सर कस्टम ड्यूटी कितने पे लगेगा बच्चा, आवाज नहीं आ रही है, 1 करोड़ 5 करोड़ 7 करोड़ या नन ऑफ द अबव बेटा, सर आवाज नहीं आ रही है, 1 करोड़ पे कस्टम लगेगा, कितना लगेगा बच्चा, क्योंकि सर जब कस्टम वेयरहाउस से आप रिमूव करते हो फॉर होम कंजम्पशन तब री असेसमेंट होता है, बट ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी होता है, रीवैल्यूएशन नहीं होता, तो he will पे कस्टम ऑन ओनली रुपीज 1 करोड़, यस या नो, आवाज नहीं आ रही हुई, यस सर। तो सर 7 करोड़ में इसने परचेज कर लिया, फिर भी कस्टम पे करेगा कितने पे बेटा 1 करोड़, पर सर क्वेश्चन आता है क्या बेटा, जल्दी मत करना बेटा, अगर सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 8 में फॉलो करूं बच्चा कि 37 किस अमाउंट लगता है बच्चा, तो 37 लगेगा किसमें बेटा, वैल्यू ऑफ गुड्स एज पर कस्टम्स एक्ट, और कस्टम्स एक्ट के हिसाब से वैल्यू कितनी बेटा 1 करोड़ प्लस कस्टम ड्यूटी प्लस एनी द सम पेबल अंडर एनी द लॉ बेटा, मतलब 1 करोड़ मान लो 20 लाख वो कस्टम बेटा, तो 20 लाख रुपये कस्टम हो गया बेसिक कस्टम प्लस पे 10% सोशल वेलफेयर चार्ज, मतलब 1 करोड़ 22 लाख बचा, हाँ है ना, 1 करोड़ 22 लाख पे क्या पे करना है 37 एज पर सेक्शन में 3 सबसेक्शन 8 बेटा, हाँ है ना। अब क्वेश्चन आया बच्चा क्या कि सरकार एज पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 ऑफ द IGST एक्ट, जिसने इंटरस्टेट सप्लाई को डिफाइन किया था बेटा, उस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई गुड्स कस्टम क्लियरेंस करने से, कोई गुड्स विच इज ब्रॉट इनटू इंडिया बेटा, एनी ऑफ द गुड्स विच इज ब्रॉट इनटू इंडिया सोल्ड टू एनीबडी एल्स बिफोर देयर क्लियरेंस फ्रॉम द कस्टम एरिया बेटा इज कॉल्ड इंटर स्टेट सप्लाई। भले ही ऋषभ भी महाराष्ट्र में, मंगल भी महाराष्ट्र, और हमारे हैनिल भी का है बेटा महाराष्ट्र, और वेयरहाउस भी का है बेटा महाराष्ट्र, तो भी इसको क्या बोलेंगे बेटा इंटर स्टेट सप्लाई, और इंटर स्टेट सप्लाई होता है क्या लगता है बच्चा IGST। अब सर मैंने इसको
गुड्स 5 करोड़ में सेल किया, इसने इसको 7 करोड़ में सेल किया, अब उस पर जीएसटी भी लग जाए, जब एक कस्टम क्लियरेंस करा तब कस्टम भी पे कर दे बच्चा, हाँ है ना। तो सरकार इसको सिस्टमेटिक एक शेप देने के लिए गवर्नमेंट क्या कर दिया, एक अमेंडमेंट कर दिया बच्चा। और पता है क्या बोल दिया बेटा, कि सरकार मैं जब इसको बेचूंगा और ये जब इसको बेचेगा तब ऐसे केस में उस पर जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है, हाँ है ना। डायरेक्ट पता है क्या होगा बेटा इस केस में, सरकार जब हैनिल भाई क्लियर कराएंगे गुड्स को फॉर होम कंजम्पशन, ही विल पे कस्टम ऑन ₹1 करोड़ बट ही विल पे 37 IGST ऑन ₹7 करोड़ बेटा। किसे पे करेगा बेटा, 7 करोड़ पे, क्योंकि क्या हो गया बेटा, क्योंकि दैट वाज इंटर स्टेट सप्लाई बच्चा। तो गवर्नमेंट ने पता है क्या किया बेटा, जीएसटी एक्ट में एक अमेंडमेंट किया शेड्यूल 3 के अंदर बच्चा, और शेड्यूल 3 का अमेंडमेंट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ बच्चा, पर प्रैक्टिकली दिस इज बीइंग ऑपरेटेड बेटा। और क्या बोला बेटा, ऐसे केस में हमको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जब मिस्टर हैनिल क्या करेगा, कस्टम क्लियरेंस करवाएगा, तब क्या होगा बच्चा, डायरेक्ट वो क्या करेगा सर 1 करोड़ पे तो कस्टम पे करेगा, बेसिक कस्टम बच्चा, विच इज 20 लाख बेटा, 20% बचा, क्लियर। फिर उस पर 10% क्या पे करेगा, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, होता है क्या 20 लाख प्लस 2 लाख क्या हो गया बेटा, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। तो एज पर सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 8 वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग 37 इज 1 करोड़ 22 लाख, पर सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 8A नया ऐड कर दिया बेटा। और सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 8A बोलता है क्या, अगर कोई गुड्स आपने वेयर हाउस के अंदर बेचा है तो वो जितने में बेचा उसका जो ट्रांजेक्शन वैल्यू आएगा दैट वैल्यू विल बी टेकन फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग 37 अंडर सेक्शन नंबर IGST अंडर सेक्शन नंबर 37। पर सर ऐसे केस में जो ट्रांजेक्शन वैल्यू पे जीएसटी बेचा है बेटा दैट विल बी द वैल्यू, और अगर मल्टीपल ट्रांजेक्शन हुए तो लास्ट जो ट्रांजेक्शन हुआ है दैट विल बी द वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग 37 बच्चा। और पता है 38 के हिसाब से जो वैल्यू आएगा वो, या 38A के हिसाब से जो वैल्यू आएगा वो, विच एवर इज हायर, उस पर क्या लगेगा बेटा 37 बच्चा, हाँ है ना, आवाज नहीं आ रही ओए। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में 38 के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या रहा था बच्चा, 1 करोड़ 22 लाख बच्चा, हाँ है ना। बट एज पर सेक्शन में 38A वैल्यू कितना रहा बेटा 7 करोड़, तो विच एवर इज हायर बच्चा। तो सुनो बच्चा 37 कितने में लगेगा, 37 कितने में लगेगा, 7 करोड़ पर बेसिक कस्टम कितने में लगेगा बच्चा, मतलब कस्टम्स के पर्पस के लिए रीवैल्यूएशन नहीं होता है, क्या बोला सर, पर 37 के लिए रीवैल्यूएशन होगा, और 37 के लिए जो मैंने 38 की वैल्यू बताई थी वो, या 38A के अकॉर्डिंग जो ट्रांजेक्शन वैल्यू आया वो, विच एवर इज हायर, उस पर क्या लग जाएगा बच्चा 37। भारत माता की। और सुनो अगर मान लो मैंने गुड्स सारी नहीं बेची थी बेटा, इसको आधी गुड्स ही बेची थी बेटा, तो प्रोपोर्शन हो जाएगा बच्चा। तो आधी गुड्स के लिए 37 और 38 है, विच एवर इज हायर, और आधी गुड्स के लिए 38 जो वैल्यू होगा वही होगा बच्चा, हाँ है ना, समझे मेरी बात बच्चा, बोलो यस सर। अच्छा सुनो, जिस अमाउंट पे 37 लगता है उसी पे क्या लगता है अरे 39, तो सेम अमेंडमेंट कहा करा 39 में किया जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस के लिए। वापस रिपीट कर रहा हूं बच्चा, ध्यान देना, आप ये समझना रिवीजन चल रहा है और क्या बेटा, तो दोनों पॉइंट भी हो जाएंगे और रिवीजन भी हो जाएगा और पॉइंट भी समझ में आएगा आपको। माहौल ध्यान देना बेटा, होशियारी यस सर। 39 है जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस, किस अमाउंट बोलेगा बेटा, जो अमाउंट 310 बोलेगा वो, या 310A बोलेगा वो, विच एवर इज हायर। 310 बोलता है क्या, वैल्यू विच इज टेकन फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग कस्टम्स ड्यूटी एज पर सेक्शन नंबर 14(1) या 14(2) बेटा, प्लस ऑल टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी एक्सेप्ट 37 एंड 39, प्लस एनी द सम पेबल अंडर एनी द लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। वो जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1 करोड़ 22 लाख बेटा, 1 करोड़ 22 लाख बच्चा, हाँ है ना। वो अमाउंट या वैल्यू एज पर सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 10A, हाँ है ना। 10A बोलता है क्या, अगर गुड्स वेयर हाउस में लाया आपने, और वेयर हाउस में अगर आपने किसी को सेल किया है, तो जिस अमाउंट पे आपने सेल किया दैट विल बी द वैल्यू टेकन फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग 39 बच्चा, एज पर सेक्शन नंबर 310A बच्चा, हाँ है ना। और मल्टीपल टाइम सेल किया तो जो लास्ट सेल हुआ बच्चा दैट विल बी द वैल्यू विच विल बी टेकन फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग 39 बच्चा, हाँ है ना। जैसे मैंने इसको सेल किया बेटा, इसने इसको सेल किया, तो लास्ट सेल कितने में हुआ बच्चा 7 करोड़ में, मैंने 5 करोड़ में इसको बेचा, इसने इसको 7 करोड़ में बेचा, तो 39 के लिए कौन सा वैल्यू लेंगे 7 करोड़, जो लास्ट ट्रांजेक्शन होता है बेटा। और अगर आधे ही गुड्स बेचे तो प्रोपोर्शनल विल बी द वैल्यू बच्चा, हाँ है ना बच्चा, आवाज नहीं आ रही हुई। और 310 और 310A के हिसाब से जो वैल्यू होता है विच एवर इज हायर विल बी टेकन फॉर पेइंग 39 बच्चा, हाँ है ना। और सर इन शॉर्ट में कह दो तो 37 जिस अमाउंट लगता है उस पर क्या लगता है बेटा 39 बच्चा, हाँ है ना बच्चा। अरे आवाज नहीं आ रही हुई। माहौल
पॉइंट खत्म होता है। अब बताओ मुझे, प्रैक्टिकली काम का पॉइंट है नहीं बच्चा, न्यूमेरिकल बन सकता है इसका, इसलिए मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, मेरे हिसाब से आना चाहिए। क्लियर? नहीं है तो नहीं आएगा, आना है तो आ जाएगा बच्चा। अरे क्लियर? समझे मेरी बात? पर वो आए या नहीं आए इसका मतलब थोड़ा हम पढ़ेंगे नहीं बच्चा। क्लियर? यू आर रीडिंग फॉर बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आफ्टर सम टाइम बच्चा। क्लियर? समझे मेरी बात? आपको सब कुछ आना चाहिए बच्चा, भले वो एग्जाम में आए या नहीं आए। अरे क्लियर? डन सर। अब आपके दिल में एक पता है बात है बेटा, सर एक न्यूमेरिकल करा दो तो मजा आ जाए सर। वैसे न्यूमेरिकल ही तो कराया मैंने, और क्या करवाया बेटा आपको, पर हाँ मैंने बुक में दे रखा है बेटा, वो भी सर एक बार देख लीजिए बच्चा। पर एक बात और दिल में बेटा, वही बोल दूँ क्या साथ में बच्चा यार, बोल दूँ क्या बेटा यार, बोल दूँ आज बच्चा, हाई सी सेल भी साथ में बोल दूँ क्या, हाई सी सेल्स, तो हाई सी सेल्स भी कनेक्ट हो जाएगा, जिंदगी खत्म, मतलब प्रॉब्लम खत्म बेटा। क्लियर सर? हाई सी सेल्स सुना बच्चा, माहौल बेटा। चलो मैं बोलता हूँ बेटा, वैसे आपको याद है फिर भी हाई सी सेल क्या होता है बेटा, अगर कोई गुड्स इंडियन टेरिटरी वाटर में एंटर नहीं हुआ बेटा, क्लियर, और उससे पहले वो बेच दिया बेटा, उसको बोलते हैं हाई सी सेल बेटा, क्योंकि एरिया बियॉन्ड इंडियन टेरिटरी वाटर इज कॉल्ड हाई सी, एंड एनी ट्रांजेक्शन इन हाई सी इज कॉल्ड हाई सी सेल और परचेज बच्चा। क्लियर? और सुनो बच्चा, as per section number 14 subsection 1, value of goods is relevant at the time of importation of goods into India. Value of goods is relevant at the time of, and import begins when goods enter the Indian territorial waters. और सर इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई गुड्स मैंने इंपोर्ट किया 1 करोड़ में, कितने में इंपोर्ट किया बच्चा मैंने? गुड्स अभी क्या है बेटा, आवाज नहीं आ रही है, गुड्स क्या बेटा, हाई सी में, ये रहा बेटा गुड्स। क्लियर? अभी गुड्स क्या बेटा, क्लियर सर, मैंने गुड्स आपको बेच दिया बेटा, अरे गुड्स तो हाई सी बेटा, क्या खरीद रहा है सर अरे गुड्स क्या बच्चा, अभी जल्दी बोलो, हाथ दुख रहा बेटा सर, अरे गुड्स क्या है, और सर मैंने आपको बेच दिया बेटा, गुड्स की ओनरशिप आपके नाम में ट्रांसफर कर दी, कितना में बेटा, 1 करोड़ मैंने परचेज किया बेटा, होशियारी। क्लियर? समाज सेवा करना है क्या बेटा देश में बेटा। क्लियर सर? 50 लाख के बिजनेस तू करना बेटा अपन सर मैंने गुड्स आपको बेच दिया, कितने बेटा, 2 करोड़ बेटा, 5 करोड़ तो वेयरहाउस में बेचता हूँ बेटा मैं, अभी हाई सी में ना बेटा, तो वैल्यू कम बचा उसकी। सर मैंने गुड्स बेच दिया किसको बचा, हमारे दोस्त सद्दाम भाई को बचा। क्लियर? सही बोला ना? हाँ सद्दाम, हाँ सर मैंने गुड्स हमारे दोस्त को बेच दिया, कितने बेटा, आवाज नहीं रही होशियारी, 2 करोड़ में बेटा। गुड्स क्या बेटा अभी, क्लियर? मालिक कौन होंगे गुड्स के, सद्दाम भाई। क्लियर सर? सद्दाम भाई ने क्या किया बेटा, आगे गुड्स को बेच दिया, किसको बेचा, क्या नाम है आपका बेटा, आदित्य। क्लियर? कितने में बेटा, जल्दी बोल रहे, हाथ दुख रहा है सर, कितने में, 3 करोड़ में बेटा। क्लियर? तो 5 करोड़ में इसको बेचेंगे ना बेटा आगे वेयरहाउस में। क्लियर? सुनना इधर ध्यान सर, 3 करोड़ में सर आदित्य ने परचेज कर लिया, कितने में, 3 करोड़ में। किसने परचेज किया बेटा, गुड्स का अभी बेटा, गुड्स अब इंडिया में एंटर हुआ बेटा, अरे बेटा 12 नॉटिकल में भी पानी है बेटा, पानी अंदर बेटा। क्लियर? अब गुड्स पहुंचा कहा बेटा, कस्टम पोर्ट, हाँ है ना सरकार। पहली बात तो ये गुड्स अब 12 नॉटिकल माइल में एंटर हुआ है, एंड इंपोर्ट बिगिंस व्हेन गुड्स एंटर द इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। तो एट द टाइम ऑफ एंटरिंग गुड्स इनटू इंडिया, गुड्स की वैल्यू कितनी बचा, 3 करोड़, हाँ है ना, और 3 करोड़ जो होगी वैल्यू उस पर लगेगा कस्टम बच्चा। अभी रुको, चलो 3 करोड़ में खरीद लिया किसने बेटा, हमारे दोस्त आदित्य भाई ने बेटा। आदित्य ने क्या किया, होशियारी ने बताया, इस गुड्स का वेयरहाउसिंग करवाया बेटा। गुड्स क्या बेटा अभी, और आदित्य ने अब इन गुड्स का वेयरहाउसिंग करा के गुड्स को बेच दिया, किसको बच्चा, ऋषभ भाई को। क्लियर? अरे बिल तो ले पागल। क्लियर? हाथ बात की बढ़िया नहीं, अब तो लूंगा नहीं सर मैं, बिल तो ले सर। पॉइंट मेरा आपसे ये कि आदित्य ने गुड्स को वेयरहाउस में बेचा, कितने बेटा, 5 करोड़ में बेटा। क्लियर? और हमारे ऋषभ भाई ने अगेन गुड्स हैनिल को बेच दिया, कितने बेटा, 7 करोड़ में गुड्स वेयरहाउस में था। अब मुझे बताओ गुड्स का ऑनर कौन, हैनिल। नाउ हु विल कम टू क्लियर द गुड्स फ्रॉम द कस्टम एरिया बेटा, हैनिल। नाउ हु विल पे द कस्टम बेटा, हैनिल। नाउ कस्टम किस अमाउंट में लगेगा, बेसिक कस्टम बच्चा,
3 करोड़ बेटा। हाई सी सेल जो लास्ट हाई सेल होती है दैट इज द वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग कस्टम ड्यूटी बेटा। हाँ है ना, तो 3 करोड़ में बेसिक कस्टम लगेगा सर। मान लो 20% वाज द कस्टम ड्यूटी बेटा, कितना हो गया 60 लाख बेटा, प्लस उस पर 10% क्या लग गया सोशल वेलफेयर सरचार्ज, कितना हो गया 6 लाख बच्चा। तो 3 करोड़ 66 लाख इज द वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग 37 एंड 39 बच्चा। सर एज पर सेक्शन नंबर 38 एंड 310 रेस्पेक्टिवली बच्चा। क्लियर आसाराम सर। अब क्या होगा बच्चा, सर ये वैल्यू है इस पर 38, हाँ है ना, फॉर द पर्पस ऑफ 37 बच्चा। क्लियर। अब गुड्स को बेचा इसने कितने में, वेयर हाउस में 5 करोड़, इसने इसको 7 करोड़, तो फॉर द पर्पस ऑफ 37 वैल्यू क्या होगा बेटा 7 करोड़, हाँ है ना। तो 366 लाख और 700 लैक्स विच इज हायर बच्चा 700 लाख मतलब 7 करोड़ बेटा, हाँ है ना। दैट विल बी द वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग 37 एंड वही वैल्यू होगी किसके लिए बच्चा 39 के लिए बच्चा, अगर लगता है तो बेटा, हाँ है ना। क्लियर। भारत माता की जय। इसमें हाई सी सेल भी आ गया बच्चा आपका, वेयर हाउस में गुड्स को बेचा वो भी आ गया, और न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन भी आपको समझ में आ गया बेटा, हाँ है ना बेटा। डन, पॉइंट खत्म होता है। अब सर ये मैंने वर्किंग नोट भी आपको दिया हुआ बेटा पूरा, और पता है क्या हुआ बेटा, हाई सी में अगर आपने सेल किया, कहाँ सेल किया बच्चा, सुना बच्चा, मैंने सद्दाम भाई को बेचा कितने में बेटा 1 करोड़ में, सद्दाम ने हमारे दोस्त आदित्य को बेचा कितने में बेटा, मैंने इंपोर्ट किया 1 करोड़ में बेटा, मैंने सद्दाम को बेचा 2 करोड़ में, सद्दाम ने बेचा कितने में 3 करोड़ में। पता है हाई सी सेल जो होता है बेटा, वो भी टेक्निकली बात करें तो एज पर IGST एक्ट वो इंटरसेट सप्लाई होता है बेटा, और उस पर क्या लिखना चाहिए बेटा IGST, पर इसको भी शेड्यूल 3 में लिख दिया बेटा GST के शेड्यूल 3 में 2 ट्रांजेक्शन लिखे बेटा इस बार, जो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है नो डाउट, पर सब प्रैक्टिकली 2000 एप्लीकेबल बेटा। क्लियर। इसलिए रेस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर दिया कहाँ बेटा कस्टम के अंदर उन्होंने। और पता है क्या बोल दिया बेटा, सर मैंने जो इसको 2 करोड़ में बेचा है, इसने जो इसको 3 करोड़ में बेचा, उस पर GST नहीं लगता बच्चा अलग से, पर सर कस्टम लगता है बेटा। अब कस्टम के साथ में IGST लग जाएगा बच्चा, जब कस्टम के साथ में IGST एनीवेज लगने वाला है, तो हमारे सारे ट्रांजेक्शन पे GST अलग से जो लगता था उसको क्या कर दिया बेटा शेड्यूल 3 में लिख के बोल दिया कि दीज आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो उस पर GST की बात नहीं आएगी, पर एनीवेज 37 लग गया ना बच्चा यार, तो 37 जब लग रहा 7 करोड़ पे, तो इन सब पे लगाने की जरूरत क्या बेटा टैक्स यार, हाँ है ना। इसलिए मेरे को बड़ा अच्छा पॉइंट लगता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को ये एग्जाम्स के लिए बेटा, एंड इट शुड बी देयर इन द एग्जाम्स, ऐसा मेरे को लगता है बेटा। अरे क्लियर, डन, पॉइंट खत्म होता है। अब पक्का बच्चा, डन सर। तो सरकार मैंने आपको ये पॉइंट कहाँ दिया हुआ है, मैं पढ़ा दूं, मैं क्या क्या पढ़ा दिया मैंने आपको बेटा। पेज नंबर 618 देखिए बेटा, उसमें जो ए है उसको टिक कर दो बेटा, 619 पे 2 बार ए मिले होंगे उसको टिक कर दो बच्चा, देन 620 बेटा उस पे ए दिया बेटा वो टिक कर दो, वो है 310 ए बच्चा। भाई कुल मिला के 37 और 39 दोनों में चेंज हुआ बेटा, दोनों जगह चेंज कर दो बेटा, हो गया टिक बेटा आपका। अब सुनो, लगे हाथों मैंने जो आपको बताया हाई सी सेल और वेयर हाउसिंग वाला जो पॉइंट मैंने आपको दे रखा है वो भी बता दो मैंने, कि मैंने ये भी पढ़ा दिया, आपको टिक कर दो बेटा। आइए वेयर हाउसिंग वाला वैल्यूएशन वाला चैप्टर के अंदर बेटा, यह है आपका पेज नंबर 676 नहीं 675 के टॉप पे देखिए बेटा, हाई सी सेल मिला होगा आपको सर। अरे मिला क्या बेटा, यही नोट आपको पहले वाली बुक में भी दिया था मैंने आपको बेटा, ठीक है। अब इसमें रिक्विजिट जहां जहां चेंजेस थे वो मैंने चेंज कर दिया बच्चा, क्लियर। और ये पूरा पेज मैंने आपको दे दिया, इनफैक्ट हाई सी सेल में कोई चेंज नहीं था बच्चा, पर मैंने जानबूझ के हाई सी सेल वाला पॉइंट भी आपको दे दिया, सो दैट कनेक्ट हो जाए बेटा पॉइंट केवल आपके, क्लियर। अब सर इसके नेक्स्ट पेज पे आइए बेटा, वैसे देखा जाए तो 675 पे कोई चेंज नहीं हुआ है, क्लियर। फिर भी मैंने कनेक्ट करने के लिए आपको दिया बच्चा, कि पढ़ोगे तो कम से कम आपको लिंक तो होना चाहिए क्या पढ़ रहे हैं हम। देन 676 बेटा मैंने जो आपको सर्कुलर दिया बच्चा, ये वाला ये दिया ना बेटा 5 पॉइंट बेटा, ये वही वेयर हाउस में अगर आपने गुड्स को बेचा तो क्या होगा बेटा, हाँ है ना बच्चा, क्लियर। और देखो मैंने फिर इलस्ट्रेटिव एग्जांपल दिया क्या बच्चा आपको, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल टू एक्सप्लेन द अबव प्रोविजंस मिला बच्चा आपको, ये इलस्ट्रेशन 3 मिला होगा आपको सर, और राइट हैंड साइड में इलस्ट्रेशन नंबर 4 मिला होगा आपको सर, मिला आपको बच्चा, क्लियर। ये सर इस इलस्ट्रेशन से आपको पूरा समझ में आएगा कि आपको किस अमाउंट पे 37 और 39 पे करना और किस अमाउंट पे कस्टम पे करना बच्चा। अरे क्लियर बेटा, आवाज नहीं आ रही ओए। अच्छा सुनो, सेकंड क्वेश्चन में बता मैंने क्या किया बेटा, जैसे अभी वैल्यू रही थी 366 लाख, याद है बेटा 366 करोड़, अब मतलब 3 करोड़ 66 लाख, और जो वेयर हाउस में इसने इसको बेचा बेटा वो मान लो बेचा कितने में 2 करोड़ 75 लाख में बेटा, तो 2 करोड़ 75 लाख और 3 करोड़ 67 लाख, विच एवर इज हायर बच्चा, मतलब विच एवर हायर के लिए मैंने दूसरा क्वेश्चन बनाया बेटा, बाकी कुछ नहीं बचा। अरे क्लियर, पक्का होता है वेयर हाउस में आपने लॉस बेचा हो बेटा, क्लियर। तो विच एवर इज हायर इज द वैल्यू बचा, हाँ है ना। तो यहां से आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी कि क्या हुआ जिंदगी में आपके साथ बचा ये वाला। अरे क्लियर, डन। आइए सर कहाँ, अगेन पेज नंबर 621 बचा, सोशल वेलफेयर सरचार्ज वाले पॉइंट में आ जाओ बेटा।
मजा आया बेटा? पक्का? प्लीज सर आप भी प्लीज रिक्वेस्ट, हमने फुल कोर्स भी जब पढ़ा था बेटा, हर एक पॉइंट लिंक करके पढ़ा था बेटा। क्लियर? तो आप लिंकिंग से पढ़ेंगे, जिंदगी भर याद होता है बेटा। क्लियर? समझे? और पता है ऑटोमेटिक आंसर आता है बेटा। क्लियर? आपको याद करने की जरूरत नहीं होती बेटा, इसलिए हमेशा कॉन्सेप्ट से पढ़ो और विद प्रैक्टिकलिटी के साथ पढ़ो बेटा। ओके सरकार, आइए पेज नंबर 621। इसमें फर्स्ट ए जो है उसमें लिखा एजुकेशन सेस और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस उड़ गए बच्चा। क्लियर? कोई खास बात बच्चा? नहीं। फिर लिखा फर्दर क्या बेटा, जिस दिन से उड़े 2 फरवरी 18 से उड़े उस दिन से सोशल वेलफेयर सरचार्ज लग गए। है ना? सुन रहे होशियारी? इतनी होशियार है गवर्नमेंट बेटा। एजुकेशन सेस और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस दोनों मिला के थे 3% बेटा, उसको उड़ा के सोशल वेलफेयर सरचार्ज कितने बेटा? 10%। और जिस अमाउंट पे 3 एसी और EHSC लगता था बेटा, क्लियर, ड्यूटी के अमाउंट पे, उसी अमाउंट पे क्या लगता है बेटा? सोशल वेलफेयर सरचार्ज। क्लियर? टू प्रोवाइड एंड फाइनेंस एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी बेटा। क्लियर? ये फंड बनाया गया बच्चा। हाँ है ना? क्लियर? इसकी रेट कितनी बेटा? 10%। और सुनो बच्चों, इसके लिए सेक्शन नंबर 110 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2018 के थ्रू लगा बच्चा। हाँ है ना? वो पॉइंट नंबर 5 दे रखा क्या बच्चा आपको? तो ऊपर वाले दोनों पॉइंट में बोला था EC और HSC नहीं लगते बच्चा, इस दिन से नहीं लगते, इसके थ्रू नहीं लगते बेटा। और पॉइंट नंबर 4 ने बोला कि जिस दिन से वोट है उस दिन से क्या गया बेटा? सोशल वेलफेयर सरचार्ज। अब सोशल वेलफेयर सरचार्ज का सेक्शन कौन सा वो मैंने यहाँ दे रखा बेटा, पूरा डिफाइन किया हुआ है। ओके सरकार, ओ शरी, वैल्यूएशन के हर क्वेश्चन में बेटा ध्यान रखना, देयर विल बी चेंज फॉर यू गाइस बच्चा। क्लियर? किसके रिगार्डिंग बेटा? तो कुछ नहीं, जहां पे EC और HSC था उसको काट के क्या करना है बेटा? SWS, सोशल वेलफेयर सरचार्ज कितना बेटा? बस 10%। एंड अकॉर्डिंग कैलकुलेशन विल चेंज बेटा, बाकी कोई चेंज नहीं बचा उसके अंदर। इधर अब सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है, इधर ध्यान बच्चा, केवल इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे लगता है। किस पे लगता है बच्चा? मतलब अगर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया है, क्या किया बेटा आपने, तो सोशल वेलफेयर सरचार्ज विल नॉट बी चार्ज ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बच्चा। अच्छा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे मान लो अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है, क्या लगता है बच्चा? तो सर उस पर केवल एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगा, उस पर सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं लगेगा। ठीक है? आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट पे क्या लग रहा है बच्चा? कस्टम। तो कस्टम के साथ क्या लग जाएगा बच्चा? आवाज नहीं आ रही है। अरे कस्टम के साथ क्या लग जाएगा बच्चा? सोशल वेलफेयर सरचार्ज। हाँ है ना बेटा? अरे यस नो माहौल। इधर सेकंड बात बच्चा, सोशल वेलफेयर सरचार्ज कितना लगेगा बेटा? 10%। उधर नहीं बेटा, इधर। थर्ड बात, 10% लगेगा, पर क्यों लगेगा सर ये? टू प्रोवाइड एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी टू दी पब्लिक बेटा। हाँ है ना? ये टैक्स लगाया गया बेटा। ओके सर, इससे एक फंड बनेगा बेटा, जो फंड काम आएगा बेटा किसके लिए? क्लियर? समझे मेरी बात बेटा? ओके माहौल सर, वेरी गुड बेटा। पहले 3% जैसे एजुकेशन का मारता था बेटा। क्लियर? एजुकेशन को इन्होंने बहुत प्रमोट किया बेटा देश के अंदर बेटा। क्लियर? अब एजुकेशन भी प्रमोट करेंगे, हेल्थ भी प्रमोट करेंगे और सोशल सिक्योरिटी भी प्रमोट करेंगे बेटा। क्लियर? वो हो ही नहीं बेटा, आप देख रहे हो बेटा रोज। क्लियर? सुनना बच्चा, अब रेट कितना बेटा इसका? 10%। पर 10% किसका बच्चा? मैं बोलूंगा। ओके, पता है किसका? सारे कस्टम ड्यूटी का बच्चा। जल्दी मत करना बेटा उधर। सारी कस्टम ड्यूटी का क्या लगेगा बेटा? सारी ड्यूटी का अमाउंट पे क्या लगेगा बेटा? 10%। एक्सेप्ट, मैं बोलता हूं एक्सेप्ट सेफगार्ड ड्यूटी, एक्सेप्ट एंटी डंपिंग ड्यूटी, एक्सेप्ट ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी, एंड एक्सेप्ट सोशल वेलफेयर सरचार्ज इटसेल्फ बच्चा, एंड एक्सेप्ट 37 एंड 39। पता है सेम पॉइंट थे किसके लिए बेटा? EC और HSAC के लिए बच्चा। इसलिए मैंने अभी पता है शुरू करते वक्त बोल दिया कि जिस अमाउंट पे AC और HSC थे बेटा, उस भी क्या लगता है बेटा? सोशल वेलफेयर सरचार्ज बच्चा। ठीक है? सुनो बच्चा, ये लिखा है यहां बच्चा, ये होशियार ये रहा है। क्लियर सर? पर यहां पे क्या लिखा? केवल दिस ड्यूटी विल बी चार्ज ऑन ऑल टाइप्स ऑफ कस्टम बेटा, एक्सेप्ट सेफगार्ड ड्यूटी, काउंटर वेइंग ड्यूटी अंडर सेक्शन 9, मतलब एंटी डंपिंग ड्यूटी बेटा। क्लियर? एंटी सब्सिडी बेटा ऊपर हो गया, और नेक्स्ट है एंटी डंपिंग ड्यूटी बेटा, और उसके बाद आ गया क्या? सोशल वेलफेयर सरचार्ज बच्चा। पर यहां पे कहा लिखा कि 37 और 39 पे सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं लिखता बेटा? नहीं लिखा बेटा,
नहीं लिखा है, पर अलग से एक नोटिफिकेशन देके है। क्या बोला सर? अलग से एक नोटिफिकेशन देके 37 और 39 पर सोशल वेलफेयर चार्ज एग्जाम किया बेटा। वो नोटिफिकेशन मैंने नेक्स्ट पेज पे दे रखा बेटा, नेक्स्ट पॉइंट बेटा आपका क्लियर। सुनो बच्चा, मैंने नोटिफिकेशन नंबर भी दे रखा है। अब सुनो, अगर किसी पर्सन ने ये नोटिफिकेशन नंबर नहीं देखे और उसने अगर आंसर कुछ अलग लिख दिया बेटा, तो उसे कंफ्यूज मत होना बेटा, ये सही है बेटा। क्लियर। मतलब कई बार क्या होता है बेटा, इस तरह के जब अमेंडमेंट हुए बेटा, मैंने कई बार नोटिस किया है कि कुछ बुक्स में या कुछ जगह पे कुछ एरर हो जाते बेटा कई बार। क्लियर सर। पहले भी सर क्या हुआ था, जब ईसी और एचएससी के रिगार्डिंग कुछ चेंजेस हुए थे बच्चा, जब नया नया 3739 आया था बच्चा, वहां पे भी कुछ जगह कंफ्यूजन हो गया था बेटा लोगों को। इसलिए प्लीज ध्यान रखना बेटा, मैं नोटिफिकेशन नंबर भी देके रखता हूं बच्चा, सो दैट आपको कभी भी कोई डाउट आए तो ऑथेंटिकली आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन नंबर चेक कर लेना गवर्नमेंट साइड से बच्चा। अरे क्लियर। मतलब कहने का मतलब ये कि ये सही है बच्चा, अपन ये नहीं कहते कोई गलत है बेटा, ये सही है बस, ठीक है। नहीं, अपन किसी को बोलने का राइट ही नहीं, गलत है बेटा, ये सही है बच्चा। क्लियर। पॉइंट मेरा आपसे ये बच्चा, इधर ध्यान, इधर बेटा। सर मेरा पॉइंट आपसे ये बच्चा कि सेफगार्ड ड्यूटी, ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सोसाइटी इटसेल्फ और 37 और 39, इसके अमाउंट पर सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं लगेगा। तो लगेगा किस पे बच्चा? फिर बेसिक कस्टम लगेगा और प्रोटेक्टिव ड्यूटी लग जाएगा बच्चा। क्लियर। और कोई ड्यूटी अगर गवर्नमेंट ने और कभी लगा दी बेटा तो उस पर भी लग जाएगा बच्चा, हाँ है ना। तो इसको समझाने के लिए मैंने आपको एक आगे छोटा सा एग्जाम्पल दिया था जो ईसी और एचएससी में था बेटा, वो मैंने यहाँ पे भी रिपीट किया बच्चा। एक मिनट पर सुनो, एक दो पॉइंट यहाँ बाकी, चलो वो बताता हूँ पहले मैं। आप पहले नेक्स्ट पेज पे आइए बच्चा। अब यहाँ के 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है, वो मैं 2 मिनट पढ़ाता हूँ मेरा। आइए नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 625 बेटा। मिला क्या वो? ये बेटा, ये वो सीक्वेंस ऑफ ड्यूटीज बेटा। क्लियर। यहाँ कोई चेंज केवल ये सोशल वेलफेयर सरचार्ज की वजह से चेंज था, इसलिए मैंने आपको ये भी प्रिंट आउट दिया बेटा, ठीक है सर। नेक्स्ट पेज पे आके देखो बेटा, मैंने एग्जाम्पल दे रखा बेटा आपको। अरे यहाँ पे जो चेंज था मैंने अभी पढ़ा ना, वही था बेटा। ईसी और एचएससी क्या लगे बेटा? सोशल वेलफेयर सरचार्ज बेटा। अरे मिला क्या एग्जाम्पल कि किस अमाउंट पर? अच्छा वो शुरू हो रहा बेटा नेक्स्ट, वापस आओ पिछले पेज पे आओ, वापस आओ बेटा। पेज में 625 के एंड में देखिए बेटा, आप नोट देना, नोट बेटा। ड्यूटीज नॉट टू बी इंक्लूडेड, द फॉलोइंग ड्यूटीज शैल नॉट बी इंक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग सोशल वेलफेयर सरचार्ज। फर्स्ट क्या बेटा? सेफगार्ड ड्यूटी। आगे ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी, देन एंटी डंपिंग ड्यूटी, देन सोशल वेलफेयर सरचार्ज इटसेल्फ, देन 37 एंड 39, ठीक है। अब सर इसको समझाने के लिए छोटा सा एग्जांपल बेटा, और आप देख लीजिए बेटा। अगर कभी वैल्यू ऑफ गुड्स कितना बच्चा? 500 मिला आपको बच्चा। उस पर बेसिक कस्टम मान लो कितना बेटा? 200। उस पर प्रोडक्टिव भी है 100 रुपए, सेफगार्ड भी मान लो 100, एंटी डंपिंग या एंटी सब्सिडी भी कितना बेटा? 100। क्लियर। टोटल हो गया कितना बेटा? 1000 पर फॉर द पर्पज ऑफ चार्जिंग सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10%। सोशल वेलफेयर सरचार्ज किस पे लगेगा बच्चा? बेसिक कस्टम और प्रोडक्टिव, मतलब 300 पे लगेगा बच्चा, हाँ है ना। 10% होता है कितना? 30 रुपये बच्चा। 1030 हो गया बेटा। क्या हो गया बच्चा? 1030। उस अमाउंट पे क्या लगेगा बेटा? 37। और उस भी क्या लगेगा बेटा? 39, हाँ है ना। अब देखो बेटा 37 के लिए हमने सारी ड्यूटीज ऐड करी बेटा, प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी ऐड कर दिया बेटा। उसके बाद जो अमाउंट आया उस पर क्या लगेगा? 37, और उसी पे क्या लगेगा बच्चा? 39 बेटा। बोलो यस सर। क्लियर, डन, पक्का, खत्म बात बेटा। अब सोशल वेलफेयर सरचार्ज के लिए 2 बातें और एक्स्ट्रा लिखी थी बेटा। अच्छा वो ये लिखी इधर इधर कि सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो लगेगा वो इन एडिशन टू कस्टम ड्यूटी लगेगा बच्चा, इन एडिशन टू कस्टम्स ड्यूटी लगेगा बेटा। मतलब सोशल वेलफेयर सरचार्ज एडिशनल ड्यूटी बेटा। क्या है बेटा? ये रिप्लेसमेंट नहीं है कस्टम का कि सारे कस्टम हटा दो और केवल सोशल को ही वेलफेयर करो बच्चा, हाँ है ना। अरे क्लियर। तो सोशल वेलफेयर सरचार्ज इज इन एडिशन टू ऑल टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी बेटा। पहली बात तो ये लिखी बेटा। और दूसरी बात ये लिखी कि सारे प्रोविजंस ऑफ द कस्टम्स एक्ट, है नील, सारे प्रोविजंस ऑफ द कस्टम्स एक्ट, क्या बोला बेटा? जो कस्टम्स ड्यूटी पे लगते हैं वो सब सोशल वेलफेयर सरचार्ज पे भी लगेंगे बच्चा। मतलब अगर कभी रिफंड मिलता है, क्या मिलता है बेटा? कभी ड्रॉबैक मिलता है बेटा, मान लो कभी रिबेट मिलता है, कभी एग्जाम्स मिलता है, तो वो सब सोशल वेलफेयर सरचार्ज पे भी अप्लाई होगा एज इट इज एप्लीकेबल टू नॉर्मल कस्टम ड्यूटी बच्चा, हाँ है ना। क्लियर, पक्का। तो सर कुल मिला के बोला कि ये परिवार का पार्ट है, परिवार से बाहर मत रखना है इसको बच्चा। जो पूरे परिवार पे अप्लाई होगा वो इस पे भी अप्लाई होगा बेटा, हाँ है ना। ये सोशल वेलफेयर सरचार्ज का पूरा मैंने सेक्शन पढ़ा दिया, विद सारे मैंने इसके रिगार्डिंग पॉइंट पढ़ा दिया बेटा। क्लियर, डन। आइए सर।
अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। समझ में आया बेटा? शिद्दत से बचा माहौल, शिवम अपने वो पुराना बेटा, बस और क्या चाहिए लाइफ में बेटा? सर आसाराम चल रहा है क्या? ओके बेटा, ठीक, फिर ठीक है बेटा। सर पेज नंबर 634 असेसमेंट सेक्शन नंबर 17। हाँ बेटा, मैंने ऋषभ को गुड्स सेल किया कितने में? 5 करोड़ बेटा। हाँ, ऋषभ ने आगे सेल किया 4 करोड़ बेटा। 4 करोड़ मान लो, तू फिगर चेंज कर बेटा। हाँ 4 करोड़ बेटा। तो आईजीएसटी विल बी लेविड ऑन 4 करोड़ बेटा। ओके बच्चा, ठीक। अरे क्लियर? सरकार जो लास्ट प्राइस होगी बेटा उस पर लगेगा। वैसे नॉर्मली हाई सी के अंदर और वेयर हाउस में लॉस में बिकता नहीं, पर फिर भी हो सकता है आपका केस हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। यस, हो सकता है बिल्कुल। अरे भाइयों, सेक्शन नंबर 17 असेसमेंट ऑफ ड्यूटी मिला क्या सर आपको? आवाज नहीं आ रही भाई सरकार। ओ पता है 2-3 अच्छे चेंज हुए। कहा? सेक्शन नंबर 17 असेसमेंट। एक बार मैं पूरा ही लिंक कर दूंगा बेटा आपके लिए। इधर सरकार कभी भी अगर आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो या एक्सपोर्ट करने के लिए शिपिंग बिल फाइल करते हो तो सर सेल्फ असेस करके लगाएंगे बच्चा। हम सेल्फ असेसमेंट करके ड्यूटी का अमाउंट निकालेंगे बेटा। क्लियर? उसके बाद बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे बेटा विथ मैक्सिमम पॉसिबल डॉक्यूमेंट। याद आया बेटा? आपने बिल ऑफ एंट्री ऑनलाइन फाइल कर दी बच्चा, या शिपिंग बिल ऑनलाइन फाइल कर दिया बेटा, फिर उसको क्या करेगा? असेस करेगा, वो चेक करेगा कि एवरीथिंग इज ओके और नॉट बेटा। क्लियर? तो और आपको वो ऑनलाइन ही असेस करके क्या कर देगा? आपका बिल ऑफ एंट्री ऑनलाइन रिटर्न कर देता है बेटा आपको वो, कि ये आपका बिल ऑफ एंट्री असेस होकर आ गया बच्चा। अब अगर वो आपके असेसमेंट से खुश है बेटा, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, पर उसको लगता है कि मामला गड़बड़ है, देन ही कैन रीअसेस द गुड्स। और रीअसेसमेंट अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं बच्चा, पर अगर रीअसेसमेंट आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो ही विल पास अ स्पीकिंग ऑर्डर। याद है बेटा आपको? स्पीकिंग ऑर्डर मतलब ऐसा ऑर्डर जो बोलता है, क्या बोलता है? रीजंस बोलता है कि मैंने ऐसा ऑर्डर पास क्यों किया। और ड्यूरिंग दिस असेसमेंट अगर उसको आपसे कोई डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो आपसे मंगाएगा, आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा और सारे इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड वगैरह प्रोवाइड करने पड़ेंगे बच्चा। क्लियर? एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा बच्चा, हाँ है ना? अच्छा, उसको कोई सैंपल चाहिए बेटा टेस्टिंग करने के लिए बेटा, तो वो भी आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। सैंपल ही कैन टेक। क्लियर? उसका राइट है बेटा ये। अरे क्लियर? और सुनो रे, सेक्शन खत्म बेटा। पर अब इसमें चेंजेस क्या क्या हुए बच्चा? पहली बात तो ये चेंज हुआ बच्चा, इधर इधर होशियारी, कि आपने जब ऑनलाइन बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी या शिपिंग बिल फाइल कर दिया बच्चा, उसको वेरीफाई करेगा बच्चा। आवाज आ रही हो? पहले ये लिखा था कि केवल वो असेसमेंट जो आपने किया उसको वेरीफाई करेगा। अब पता है वर्डिंग क्या ऐड होगा बेटा? ही कैन असेस द एंट्रीज इन द शिपिंग बिल और शिपिंग बिल बच्चा, इन द बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल। मतलब शिपिंग बिल या बिल ऑफ एंट्री में जो आपने एक एक एंट्री लिखी ना बेटा, वो हर एक एंट्री को भी वेरीफाई करेगा, प्लस जो आपने असेसमेंट किया उसको भी वेरीफाई करेगा बच्चा। तो बिल ऑफ एंट्री में जितने कॉलम दिए बेटा वो सबको भी वो चेक कर सकता है बेटा, ये पावर उसको दे दिया बेटा। क्लियर? पहला चेंज दे बेटा, देख लो आप बेटा। सब सेक्शन 2 देखो बेटा इसका, द प्रॉपर ऑफिसर में वेरीफाई मिला क्या आपको सर? मेरे वेरीफाई द एंट्रीज मेड इन सेक्शन नंबर 46 और 50। 46 था बिल ऑफ एंट्री बेटा और 50 क्या? शिपिंग बिल बच्चा। द प्रॉपर ऑफिसर में वेरीफाई द एंट्रीज मेड इन सेक्शन नंबर 46 और 50 एंड द सेल्फ असेसमेंट ऑफ गुड्स रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 बेटा। जो आपने सेल्फ असेस किया उसको भी वेरीफाई करेगा और एंट्रीज जो आपने बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल में करी उसको भी वेरीफाई करेगा बेटा। एंड फॉर दिस पर्पज proper officer shall examine or test any imported goods or export goods or such part thereof as may be necessary बेटा। हाँ है ना? वो वेरीफाई करेंगे बच्चा, हाँ है ना? एंड सर दे देना बेटा। पहले केवल क्या था पता है? बोल्ड एंड इटैलिक वर्ड्स सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ असेसमेंट ऑफ सच गुड्स बच्चा। जो सेल्फ असेसमेंट था पहला केवल उसी को वेरीफाई करता था, अब एंट्रीज आपने जो करी है शिपिंग बिल या बिल ऑफ एंट्री में उसको भी वेरीफाई करेगा बेटा वो। और पता है ये लोग क्या करेंगे आजकल? इन्होंने सर पता है क्या किया है? दीज पीपल आर नाउ डेवलपिंग अ कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम। क्या बना रहे बेटा अभी? ये पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना रहे बेटा ये लोग, और कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू क्या करेंगे? ये रिस्क इवेल्युएशन क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे। और उस रिस्क इवेल्युएशन क्राइटेरिया के थ्रू जहां लगता है कि 80 से चोर है बेटा, जैसे आपकी बात करा बेटा। क्लियर? सर अमित भाई आपकी बात करा बच्चा जैसे क्लियर 80 से चोर है बेटा, उसको लगता है बेटा, तो वो रिस्क इवेल्युएशन फैक्टर को देखते हुए
क्या करेंगे, एसएससी को सेलेक्ट करेंगे बच्चा, और उसकी बिल ऑफ एंट्री का एंट्री वाइज क्या करेंगे बेटा, वेरिफिकेशन करेंगे बच्चा। हाँ है ना, ये देखो मैंने लिखा नेक्स्ट पॉइंट बेटा, प्रोवाइडेड दैट, मिला बच्चा आपको, द सिलेक्शन ऑफ केसेस फॉर वेरिफिकेशन शैल प्राइमरीली बी ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क इवेल्युएशन थ्रू एप्रोप्रिएट सिलेक्शन क्राइटेरिया बेटा। हाँ है ना, क्लियर, एप्रोप्रिएट सिलेक्शन क्राइटेरिया के थ्रू हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे केसेस जिनका हमको एंट्री वाइज वेरीफाई करना बच्चा। ओके सरकार, एंड देन फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन, क्या बोला सर, ऑफिसर क्या चाहे आपसे डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड वगैरह मंगा सकता है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया बेटा। फिर आप आइए सबसेक्शन 5 बच्चा, मिला क्या आपको सर। अच्छा पता है, जितना भी मैं पॉइंट आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा, जहां जहां पूरे कस्टम्स एक्ट में अमेंडमेंट हुए बेटा, हर जगह मैंने उसका एनालिसिस ऑफ अमेंडमेंट दिया बच्चा। क्लियर, जहां अमेंडमेंट हुए उसके नीचे आपको अपनी कमेंट्री मिल जाएगी बेटा पूरी, कि वो एनालिसिस क्या है बेटा उसका, अपनी लैंग्वेज में क्या, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको बेटा, हर पूरे सेक्शन पूरे एक्ट में बेटा, जहां जहां चेंज है बेटा। क्लियर, सुनना। अच्छा जीएसटी के अंदर तो मेनली क्या हुआ बेटा, सर्कुलर से बेटा, वो तो खुद ही अपना एनालिसिस है बच्चा। यहाँ एक्ट में चेंज हुए बेटा, और जहां एक्ट में चेंज हुआ वहां मैंने एनालिसिस आपको सारा दे रखा बच्चा। ओके सुनना, सबसेक्शन 5 में देखो क्या लिखा हुआ बेटा, अगर वो रीअसेस करेगा, क्या करेगा बच्चा, तो वहां लिखा बेटा, वेयर एनी रीअसेसमेंट डन अंडर सबसेक्शन 4 इज कॉन्ट्ररी टू द सेल्फ असेसमेंट डन बाय द इंपोर्टर और एक्सपोर्टर। देखो कुछ वर्ड काटे हैं बेटा, कौन कौन से, मतलब आपने जो सेल्फ असेस किया उससे उसका रीअसेसमेंट कॉन्ट्ररी करता बेटा, विथ रिगार्ड टू regarding valuation of the goods, classification of goods, exemption or concession of duty availed consequent to any notification issued therefore under this act। पता है आपने जो असेसमेंट किया उससे वो उसका रीअसेसमेंट वेरी कर रहा है बेटा। क्लियर, बस इतना ही लिखा है बेटा। अब तो पहले क्या था बेटा, विथ रिगार्ड टू वैल्यूएशन, क्लासिफिकेशन, ये वो, पहले बेटा एक लिमिटेशन दे रखी थी बेटा कि या तो क्लासिफिकेशन या वैल्यूएशन या एग्जामिशन या कंसेशन, इसमें कोई गड़बड़ होगी तो वो रीअसेस करेगा बच्चा। तो वो उसके रजिस्ट्रेशन में क्यों करेगा काम बच्चा यार, कस्टमर से तो हर एक चीज रीअसेस करेगा ना बच्चा यार, ईच एंड एवरी एंट्री चेक करेगा बेटा। तो ये एक लिमिटेड पर्पस दे रखा था यहाँ पे रीअसेस का, उसको क्या कर दिया, उड़ा दिया। और सर अब वो रीअसेस हर एक चीज कर सकता है बच्चा, हाँ है ना। तो सर मैंने देखो इसका एनालिसिस भी दिया बेटा आपका। सर एनालिसिस ऑफ अमेंडमेंट सेक्शन नंबर 17 इज अमेंडेड एज टू, पॉइंट नंबर सी पढ़ना बेटा, सही, is amended as to extend the scope of reassessment by omitting the specific reference to valuation, classification and exemption और concession duty बेटा। हाँ है ना बच्चा, मतलब इन्होंने क्या कर दिया, इसके स्कोप को बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया बच्चा। हाँ है ना, वो रीअसेस केवल इनके रेस्पेक्ट नहीं करेगा, जो भी करना हो उसको रीअसेस जितना भी करना हो वो सब कर सकता है बच्चा। क्लियर, कोई खास बात बच्चा नहीं। अब देखो ऊपर सबसेक्शन 6 पूरा डिलीट हो गया बेटा। अरे हाँ है ना, मतलब 3 लाइन हमारे कोर्स से कम हो गई ना बेटा। सरकार पता है क्या हुआ बेटा, यहां पे सबसेक्शन 6 ने बोला था बच्चा कि आफ्टर कस्टम क्लियरेंस, पोस्ट क्लियरेंस, ऑन साइट, वो आपके ऑन साइट पे आकर आपके प्लेस पे आके वो ऑडिट कर सकता था, याद है बच्चा आपको, उसको बोलते थे पोस्ट क्लियरेंस ऑन साइट ऑडिट बेटा। हाँ है ना, ये लाइन यहां लिखी थी, अब क्या होगी, डिलीट। मतलब क्या बच्चा इसका, अब वो पोस्ट क्लियरेंस ऑन साइट ऑडिट कर सकता है बेटा। पता है क्यों, क्योंकि यहां से डिलीट करके पूरा एक नया सेक्शन बना दिया बेटा। है ना, क्लियर, और वो सेक्शन को थोड़ा एक्सपांड फॉर्म में बनाया बेटा, बड़े फॉर्म में बनाया बच्चा। अरे क्लियर, इसलिए ये सेक्शन डिलीट होने से कोई इंपैक्ट नहीं आया है। देखो मैंने लास्ट में लिखा भी ये सब, पॉइंट नंबर डी बेटा, इस पेज का लास्ट लाइन, omit section number omit subsection number 6 in view of a new dedicated chapter for audit, जो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे बेटा। अच्छा डेडिकेटेड चैप्टर मतलब, अब चैप्टर सुनते ही बड़ा आधे लोग टेंशन है सर। तो बैरेक में एक चैप्टर ऐड हुआ बेटा, पर वो चैप्टर में एक ही सेक्शन है बेटा, ऑडिट का बेटा। क्लियर, और ऑडिट के रेगुलेशन भी बेटा हम पढ़ेंगे, आगे मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पेज का टॉपिक, कोई खास नहीं बच्चा, 2 पेज ही बहुत इजी बेटा, आपको आता है, आपको आता है बहुत, कोई दिक्कत नहीं। अरे ऑडिट कैसे करते बेटा, वो दिया है हमको पता है, ऑडिट रोज करते बेटा अपन तो। क्लियर, अरे बहुत इजी, लिटरली बहुत इजी बच्चा। अरे क्लियर, आवाज नहीं आ रही ओए, आइए बेटा। तो देखा जाए तो सेक्शन नंबर 17 जो असेसमेंट का था बेटा, उसमें मेजरली चेंज क्या हो बेटा, एक तो वो हर एक एंट्री वाइज चेक कर सकता है बच्चा, और रिस्क इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के थ्रू क्या करेगा, असेस सेलेक्ट करेगा जिसका हर एक एंट्री को चेक करना बेटा उसको। हाँ है ना बच्चा, क्लियर। और सर वो रीअसेस जो करेगा उसका लिमिटेड स्कोप था, अब वो कुछ भी रीअसेस कर सकता है बच्चा। क्लियर, जो भी उसको लगता है बेटा, दैट्स इट बेटा। और ऑडिट का पॉइंट ऐसा हटा के पूरा एक नया सेक्शन डाल दिया बेटा उन्होंने। आइए नेक्स्ट पॉइंट बेटा। भाइयों पता है
प्रोविजनल असेसमेंट बेटा। क्या चल रहा है? ओ भाई, याद आया क्या आपको कि अगर कभी भी असेसी सेल्फ असेसमेंट नहीं कर पा रहा, या उससे डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स वगैरह मंगाए वो नहीं दे पा रहा, टाइम लग रहा है सर, या उसके गुड्स का सैंपल ड्रॉ करके टेस्टिंग के लिए भेजा हुआ, टेस्टिंग की रिपोर्ट आने में टाइम लग रहा है बच्चा, हाँ है ना, तो सरकार इन सारे केसेस में क्या बोला सर, असेसी असेस नहीं कर पाएगा तो ड्यूटी का अमाउंट नहीं निकल पाएगा बेटा, ड्यूटी का अमाउंट अगर नहीं निकल पाएगा तो टैक्स नहीं पे कर पाएगा, टैक्स नहीं पे कर पाएगा तो कस्टम क्लियरेंस ना हो पाएगा। तो ऐसे केस में ही में अप्लाई फॉर अ प्रोविजनल असेसमेंट टू द प्रॉपर ऑफिसर। याद आया बच्चा आपको? और उसने प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अगर अप्लाई किया तो ऑफिसर उससे पहले एक बार तो बॉन्ड साइन करवाएगा कि भाई एक बार प्रोविजनल असेसमेंट के हिसाब से तो को टैक्स पे करवाएंगे, बाद में जो डिफरेंस आएगा प्लस माइनस दैट विल बी एडजस्टेड अलोंग विद द इंटरेस्ट। याद आया बच्चा आपको पॉइंट? क्लियर? ओके। माहौल सरकार पता है अब यहां तक तो कोई चेंज नहीं था बेटा, ठीक है, ये तो मैंने आपको पढ़ाया सो देर आपको लिंक हो जाए पॉइंट बेटा। अब जो चेंज हुआ बेटा, सबसे पहला देखो नेक्स्ट पेज है बेटा, मतलब पेज नंबर 635 पे कोई चेंज नहीं बेटा, मैंने देखो ए लिख के आगे पीटीओ लिखा, मतलब प्लीज टर्न ओवर बेटा, सो दैट सेक्शन बीच में से पता नहीं पड़ा क्या हो रहा है आपके साथ, पूरा सेक्शन मैंने दिया आपको। सरकार समझे मेरी बात बेटा, लिंकिंग होना चाहिए आपका बच्चा, ध्यान रखना। इधर सबसे पहली बात, पहले ये लिखा हुआ था कि अगर किसी पर्सन ने कोई गुड्स इंपोर्ट करी, क्या करी बेटा उसने, और उससे असेसमेंट नहीं हो पा रहा है तो वो प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्लाई करेगा बच्चा। पर अगर किसी पर्सन ने गुड्स एक्सपोर्ट करी बच्चा, और एक्सपोर्ट में भी कस्टम लगता है, ऊपर डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है कितना कस्टम लगेगा, तो एक्सपोर्ट में भी प्रोविजनल असेसमेंट का ऑप्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए बच्चा? क्या करो, ढंग से बोलो ना रे, हाँ है ना, तो वो ऑप्शन आप डाल दिया बच्चा, ठीक है। पहला ए तो यही है बच्चा, पढ़ो। द बिल ऑफ एंट्री अंडर सेक्शन नंबर 46, और देखो ये और वर्ड और शिपिंग बिल अंडर सेक्शन नंबर 50 ऐड किया बेटा। द बिल ऑफ एंट्री तो होता है इंपोर्ट के बेटा, शिपिंग बिल होता है अंडर एक्सपोर्ट के लिए बेटा, क्लियर। इज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड इवन फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट एज वेल बच्चा। और एनालिसिस ऑफ अमेंडमेंट में लिखा बच्चा, क्या लिखा है, नाउ एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स आर आल्सो एलिजिबल फॉर प्रोविजनल असेसमेंट बच्चा, हाँ है ना, ओके। अब सुनना, आपने ऑफिसर को प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्लाई किया बच्चा, वो प्रोविजनल असेसमेंट करेगा बच्चा, क्लियर। अपर पॉइंट नंबर 4 बेटा, सेक्शन 18 सबसेक्शन 1A, वेयर परसुएंट टू द प्रोविजनल असेसमेंट अंडर सबसेक्शन 1, if any document or information is required by the proper officer for final assessment, the importer or exporter, as the case may be, shall submit such document or information within such time, and the proposal shall finalize the provisional assessment within such time and in such manner as may be prescribed। एक बेटा, मतलब प्रोविजनल असेसमेंट किया, आपसे डॉक्यूमेंट वगैरह मंगाया, तो पहले बताए कहीं यहाँ पे ये नहीं लिखा था कि कितने टाइम में आपको डॉक्यूमेंट देने बच्चा। अब डॉक्यूमेंट दे दिए तो ऑफिसर कितने टाइम में फाइनल असेसमेंट करेगा, ये भी कहीं नहीं दिया था बच्चा। राम राज चल रहा था बेटा, मर्जी उतने टाइम दो डॉक्यूमेंट, मर्जी उतने टाइम में फाइनल असेसमेंट कराओ बच्चा, हाँ है ना, कोई रेगुलेशन नहीं थे बच्चा इसके लिए। अब क्या लिखिए बेटा, ये टाइम जितने टाइम में आपको डॉक्यूमेंट देना है प्लस जितने टाइम में ऑफिसर फाइनल असेसमेंट करेगा, दिस विल बी डिटरमाइन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। और जहां जहां प्रिस्क्राइब्ड मतलब सीबीएसई को पावर मिल गया कि वो क्या कर सकता है, रेगुलेशन बना सकता है। और ये पावर यूज करके नेक्स्ट पेज देखो बेटा, ये पावर यूज करके गवर्नमेंट ने कस्टम्स, देखो हेडिंग बड़ा पढ़ना ध्यान से, हेडिंग दिख रही है आपको पूरा ढंग से बेटा, कस्टम्स ब्रैकेट में क्या बेटा, फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट रेगुलेशंस 2018, ये रेगुलेशन बना डाले बेटा, क्लियर। बहुत सारे लोग तो बेटा उसको वापस लिख रहे हैं बेटा, क्योंकि हेडिंग थोड़ी डार्क है बेटा, उनको ये नहीं पता बेटा रेगुलेशन 1 में लिखा ना बेटा, ये नाम हमेशा रेगुलेशन 1 या रूल नंबर 1 में लिखा होता ना, नाम क्या है बेटा, बिल्कुल पागल क्या हो रहे, क्लियर। शॉर्ट टाइटल एंड कमेंट्स में लिखा ना बेटा, पढ़। This regulation may be called Customs Finalization of Provisional Assessment Regulation 2018, मिला बेटा। They shall come into force on the date of their publication in the official gazette, मतलब 14th of February नहीं बेटा, अगस्त है, 14th अगस्त 2018 से अप्लाई होंगे बच्चा ये, हाँ है ना, क्लियर सर। 14th अगस्त 18 से प्रोविजनल असेसमेंट के रेगुलेशन अप्लाई होगा बच्चा देश के अंदर। अब सुनो इधर होशियारी, पता है इन रेगुलेशन ने क्या बोला बेटा, केवल टाइम लिमिट बताइए और कुछ नहीं किया बच्चा। अब वो टाइम कितना बचा पता है, नहीं पता बेटा, सुनना बेटा,
अच्छा, रेगुलेशन 2 में डेफिनेशन दे रखी बेटा, उसने रेफर किया एक्ट का और कुछ नहीं किया बेटा। रेगुलेशन 3 ने बोला एप्लीकेशन, ये रूल्स ये रेगुलेशन उन्हीं प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्लाई होंगे जो 14 अगस्त या उसके बाद में प्रोविजनल असेसमेंट हुआ बेटा। मतलब 14 अगस्त से पहले जो प्रोविजनल असेसमेंट हो चुके बेटा, उस पर टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होगी। अरे क्लियर, ये था रेगुलेशन 3 बेटा। अब रेगुलेशन 4 से पॉइंट शुरू होता बेटा। एक्चुअली हेडिंग पढ़ना, क्या लिखा है पढ़ो ना, ऐसे मरे मरे क्या पढ़ रहे हो, इतने जोश में तो आए थे बेटा। सर ढंग से पढ़ो। क्या है बेटा, क्लियर, 5 करोड़ में गुड्स खरीदा बेटा, 7 करोड़ बेचा, और क्या चाहिए तेरे को लाइफ में। टाइम लिमिट एंड मैनर फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ द प्रोविजनल असेसमेंट। सुनो, मैं यही समझा दूं बेटा आपको ढंग से। बच्चा मान ले आपसे डॉक्यूमेंट्स मंगाए थे, आप नहीं दे पाए बेटा, इंफॉर्मेशन मंगाई थी आप नहीं दे पाए बेटा, ये डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन मंगाई थी आप दे पाए पर प्रॉपर सारी नहीं दे पाए बेटा, उसकी वजह से असेसमेंट नहीं हो पाया। तो आपकी रिक्वेस्ट पे एक बार क्या किया बेटा, आवाज नहीं आ रही बेटा, प्रोविजनल असेसमेंट किया बच्चा। अब क्या करना पड़ेगा आपको बेटा, डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे ना बच्चा। वो कितने टाइम में बेटा, 3-4 साल बाद लाओ आराम से बेटा, ऐसा। तो उसके लिए यहां टाइम दे दिया बच्चा, बोल दिया कि ओ जिस दिन प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर पास हुआ, किसका ऑर्डर पास हुआ बच्चा, उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। कितने महीने बेटा, ध्यान रखना। और हाँ, लेट हो गए तो शूट एट साइट, है ना बेटा। नहीं ऐसा नहीं होगा बेटा। तो ऐसे केस में सर आपको 3 महीने का वक्त और देगा कौन, प्रॉपर ऑफिसर बच्चा। वो फर्दर टाइम आपको अलाउ करेगा कितना बेटा, फर्दर 3 more months का बेटा, नॉट मोर देन 3 months बेटा। पर सुनो, अच्छा मैं लिखवा दूंगा अभी, रुको बेटा, पे मैं लिखवा रहा हूँ बेटा साइड में, मैं साइड में लिखवा दूंगा आपको समरी बेटा, तो याद हो जाएगा इधर यार। पर हाँ 1 month + 3 months में भी नहीं दे पाए डॉक्यूमेंट बच्चा, तो ऐसे केस में ज्वाइंट कमिश्नर, कौन बच्चा, ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर जो का, वो आपको फर्दर टाइम और दे सकता है। कितने महीने का बेटा, 3 more months का बेटा। पर उतने टाइम में भी डॉक्यूमेंट लेके नहीं आया तो अब तो फाइनली कमिश्नर के पास पावर है। किसका पावर है बेटा, कि आपको फर्दर टाइम और अलाउ कर देगा, पर कितना, जितना उसको रीजनेबल लगता है उतना बेटा, उसके लिए कोई लिमिट नहीं दिया बेटा। क्लियर, सच टाइम एज ही टीम्स फिट बेटा, उतना टाइम आपको और अलाउ कर देगा। क्लियर, उतने टाइम आप डॉक्यूमेंट लेना और मस्त हो जाना बच्चा। क्लियर, ओके। तो अब एक काम करो बच्चा, अब एक काम करो, वहां पे साइड में लिख दो बेटा ये बातें, तो ये याद हो जाएगा बच्चा आपको। लिखो 1 month, अच्छा 1 M लिख देना बेटा, M मतलब मंथ बेटा, मंगल नहीं सर। ओके 1 मार्कर भी नहीं बेटा, ओके ओके, आई अंडरस्टैंड बेटा। ओके पढ़ो बेटा, हाँ नो ब्रेक बेटा, सर पढ़ो ब्रेक बेटा। सर इस ब्रेक के चक्कर में 1 महीना लग गया बेटा आपको। सर प्रोविजनल असेसमेंट के केस में 1 महीना बेटा, उसके बाद 3 महीना। लिखो फटाफट, 1 महीना हो गया बेटा, 1 month लिखा गया, प्लस करके लिखो 3 month। हाँ 3 month के नीचे लिखो PO, PO। अरे सर क्या PA, सर रत्नागिरी बाहर के ऊपर बैठ के बोल रहे PO। PO सर, PO मतलब पोस्ट कुछ भी बेटा, प्रॉपर ऑफिसर बच्चा है ना, माहौल। तो 1 month + 3 months + 3 months। अब 3 month के नीचे लिखो ज्वाइंट कमिश्नर / एडिशनल कमिश्नर बच्चा। देख एसी में क्या होता है, कई बार असिस्टेंट कमिश्नर बोलते हैं बेटा लोग, इसलिए एसी में कहीं आपसे कंफ्यूजन नहीं हो जाए कि वो एडिशनल है या असिस्टेंट है बेटा, है ना, ध्यान रखिएगा एडिशनल लिखना बेटा। क्लियर, प्लस मिला आपको बेटा। तो अभी तक क्या हो गया बेटा, 1 month का टाइम तो ही है बेटा आपके पास, प्लस 3 month PO प्लस 3 month ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर प्लस डैश 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 डैश, मतलब जितना कमिश्नर लगता है उतना, और नीचे लिख देना क्या, कमिश्नर बच्चा। डैश डैश मतलब क्या होगा बेटा, कमिश्नर के लिए कोई लिमिट नहीं दे रखा बच्चा,
जितना उसको लगता है रीजनेबल टाइम उतना वो आपको टाइम दे देगा बच्चा। अच्छा सुनो, अगर प्रॉपर ऑफिसर को, इधर बच्चा, अगर प्रॉपर ऑफिसर को आपसे कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और चाहिए बच्चा, तो जिस दिन प्रोविजनल असेसमेंट हुआ उसके 15 डेज में वो आपसे इंफॉर्मेशन मांगने की रिक्वायरमेंट दे सकता है बच्चा, कि मेरे को ये इंफॉर्मेशन और चाहिए स्पेसिफिक बेटा। उसके बाद नहीं मांगेगा बच्चा वो। क्लियर, समझे? ओके। सेकंड बात बच्चा, ये अमित भाई पता क्या कर रहा है बेटा, एक डॉक्यूमेंट आज लाके दिया, फिर 3 डॉक्यूमेंट 3 दिन बाद लाके दिए, फिर एक और बाद में बुलाया कि मतलब ये बेटा ऑफिसर पागल हो गया बेटा, लाके क्या क्या दिया इसने अभी तक। क्लियर, इसलिए बोला कि दीज ऑल डॉक्यूमेंट्स में बी सबमिटेड एट वन इंस्टेंस ओनली बच्चा। क्लियर, एक बार में दे देना, दिमाग खराब मत करना बच्चा। अरे क्लियर, ओके। सेकंड बात बच्चा, इधर दिया बेटा, आप जब भी ये इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट वगैरह देंगे, आप या आपका एजेंट वगैरह या ब्रोकर वगैरह जो है, कस्टम ब्रोकर, वो इन्फॉर्मेशन देगा। जब इन्फॉर्मेशन देगा तो उसका एक रिटर्न में एप्लीकेशन देगा कि मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, और उसका एक एक्नॉलेजमेंट ले लेगा बेटे मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी बच्चा। हाँ है ना? ओके। एक और बात बच्चा, आपने शुभम, आपने बेटा गुड्स इंपोर्ट किया, प्रोविजनल असेसमेंट कराया बेटा, फिर एक और गुड्स इंपोर्ट किया, उसका भी प्रोविजनल असेसमेंट हुआ बेटा। मान लो सेम केस था बच्चा इसका। अरे पॉसिबल है ना यार? तो सर एवरी बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल विल बी कंसिडर्ड एज अ सेपरेट केस ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट बच्चा। हाँ है ना? ऐसा नहीं सबका साथ में एक साथ दे रहा है बेटा, आप चाहो तो सबका साथ में दे दीजिए, पर सबका सारे केस को हम क्या करेंगे बेटा, सेपरेट ही ट्रीट करेंगे बच्चा आपके केस को। ठीक है, ये लास्ट सब रेगुलेशन नंबर 8 था बेटा इसका। आइए रेगुलेशन नंबर 5 बच्चा। ए होशियारी, तूने तो डॉक्यूमेंट दे दी बेटा, अब ऑफिसर क्या करेगा बेटा? भाई प्रोविजनल असेसमेंट हुआ बच्चा, डॉक्यूमेंट मंगाया आपसे, डॉक्यूमेंट आपने दे दिए बच्चा, फिर वो क्या करेगा? फाइनल असेसमेंट करेगा बच्चा, इन सबको स्टडी करेगा, वेरीफाई करेगा क्या क्या असेसमेंट होना चाहिए, उसको स्टडी करके क्या करेगा? फाइनल असेसमेंट करेगा बच्चा। अब फाइनल असेसमेंट कितना टाइम में करेगा बेटा? 4-5 साल बाद, तो उसके टाइम देगा बेटा। पढ़ो रूल नंबर 5 रेगुलेशन नंबर 5 का हेडिंग पढ़ना बेटा, क्या लिखा है? टाइम लिमिट फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ द प्रोविजनल असेसमेंट बेटा, लिखो साइड में 2 मंथ। कितना बेटा? 2M, 2 मंथ प्लस 3 मंथ, और 3 मंथ के नीचे लिखो कमिश्नर। मतलब प्रॉपर ऑफिसर 2 महीने के अंदर, जिस दिन वो डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करेगा एसएससी बच्चा, जिस वजह से प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था वो वजह जिस दिन खत्म हो जाएगी बेटा। आई रिपीट बेटा, जिस वजह से, ढंग से आवाज नहीं आ रही है, जिस वजह से प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था वो वजह जब खत्म हो जाएगी बच्चा। मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं थे, आ गए सर, टेस्टिंग के लिए सैंपल बार भेजा था बेटा, रिपोर्ट आ गई बच्चा। हाँ है ना? क्लियर, इस तरह का कोई भी रीजन जिसकी वजह से प्रोविजनल असेसमेंट किया था, वो रीजन अगर सीज टू एग्जिस्ट हो गया बच्चा, मतलब रीजन खत्म हो गया, मतलब वो जो रिक्वायरमेंट थी वो मिल गई बच्चा, तो उससे बाद वो दिन के बाद 2 महीने में, कितने महीने में बेटा? 2 महीने के अंदर वो क्या कर देगा बेटा? फाइनल असेसमेंट कर देगा। पर अगर लेट हो गया तो कमिश्नर चाहे तो उसको रीजनेबल ग्राउंड अगर है तो 3 महीने का वक्त और दे सकता है बच्चा। क्लियर, समझे मेरी बात बच्चा? और उतने टाइम में तो उसको फाइनल असेसमेंट करना ही पड़ेगा। अरे क्लियर बच्चा, आवाज नहीं आ रही ओए? पर हाँ, ये टाइम लिमिट ऑफ 2 मंथ प्लस 3 मंथ शैल नॉट अप्लाई, जहां पे सीबीआईसी ने खुद ने एक इंस्ट्रक्शन देके बोला कि अभी रुको, अभी कुछ मत करना, ये केस को हम देख रहे हैं। जब बॉस ने खुद ने बोल दिया कि अभी रुकना बेटा, तो रुकना ही पड़ेगा बेटा। क्लियर, तो देखो सब रेगुलेशन में 3 पढ़ना बेटा, इसका लास्ट पॉइंट, दिस रेगुलेशन ऑफ टाइम लिमिट बेटा, दिस रेगुलेशन ऑफ टाइम लिमिट शैल नॉट अप्लाई टू सच केस ऑफ provisional assessments where board has issued directions to keep that pending। सर बोर्ड ने खुद ने डायरेक्शन दे रखा कि इसको पेंडिंग रखो बेटा, तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। ऑब्वियस बात है, टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होगा बच्चा। हाँ है ना? सरकार कई बार क्या होता है बेटा, जैसे किसी गुड्स के क्लासिफिकेशन को इश्यू चल रहा है बच्चा, अब उसको क्लासिफिकेशन को बोर्ड खुद कंसिडर कर रहा है कि अब इसका क्या क्लासिफिकेशन होना चाहिए, HSN कोड क्या होना चाहिए बच्चा। क्लियर, तो सीबीएसई अपने लेवल पे उसको वेरीफाई कर रहा है बच्चा, चेक कर रहा है, तो उसमें मैटर पेंडिंग चल रहा है बेटा। तो सीबीएसई ने क्या कर दिया, उससे रिलेटेड जितने भी केस थे उनको बोल दिया कि तुम अभी कुछ मत करना, हमको करना है तो जो करना है, हम जब फाइनल करेंगे उसके बाद आपको बोल देंगे तुम ये फाइनल असेसमेंट कर देना बच्चा। हाँ है ना? तो ऑब्वियस बात है, तब तक वो ऑफिसर कोई काम नहीं करेगा बेटा। हाँ है ना? माहौल। आइए रेगुलेशन 6 बेटा। अरे मैनर ऑफ वोट, इसमें कोई खास बात नहीं बच्चा। इधर ये होशियारी, प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था 1000 बेटा, फाइनल कितने में हुआ बेटा? 1200 में। कितने में हुआ बेटा? तो 200 रुपये ड्यूटी पे करेगा कौन? इंपोर्टर अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। और अगर फाइनल असेसमेंट हुआ कितने में बेटा? 700 में। याद आएगा बच्चा? तो 300 को क्या मिल जाएगा? रिफंड। क्लियर, और रिफंड जो मिलेगा वो भी
सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। याद है बच्चा आपको? रिफंड शैल बी अलाउड ओनली टू द पर्सन हु इज बोर्न द बर्डन ऑफ एक्स्ट्रा ड्यूटी। और सुनो, अगर आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया और आपने प्रूव कर दिया कि आपने बर्डन बोर्न किया बच्चा, तो आपको रिफंड मिलेगा, पर हाँ अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। पर सुनो, यहाँ पे 3 महीने में रिफंड नहीं मिला तो 3 महीने बाद वाले पीरियड के लिए गवर्नमेंट विल पे द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर annum। पर सुनो बच्चा, सर वो 3 महीने काउंट कब से होते हैं बेटा? जिस दिन फाइनल असेसमेंट हुआ था वहां से बच्चा। आपने अप्लाई कब किया उससे मतलब नहीं है। जिस दिन फाइनल असेसमेंट हुआ वहां से 3 महीने में रिफंड नहीं मिला तो इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे करेगी बेटा, भले आपने जानबूझ के रेट अप्लाई किया, हमें मतलब नहीं बेटा। और जब हमारी बात आती है बेटा, तो 200 रुपीज जो हमको पे करना होता है डिफरेंस बच्चा, तो हमको पे करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट 15% बेटा। जीएसटी में था 18 बेटा, कस्टमर कितना बेटा 15। 15% कब से बचा? जिस महीने में आपने प्रोविजनल असेसमेंट करा था उसके फर्स्ट डे से बेटा, उसी महीने की 1 तारीख से बचा। जब पे करोगे तब तक का इंटरेस्ट बेटा। हाँ है ना बेटा? क्लियर? ये सब पे करोगे तब जाके मैटर क्या होगा, क्लोज होगा। और बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा? कैंसल, बॉन्ड रिलीज हो जाएगा। आपने कोई सिक्योरिटी या श्योरिटी दी थी वो क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। अकॉर्डिंगली प्रोविजंस विल अप्लाई बेटा। बोलो यस सर, हाँ है ना बच्चा? और अगर आपका बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू प्रोसेस हुआ था, तो ये फाइनल असेसमेंट भी कैसे होगा बेटा? कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू भी आपको एक ऑर्डर पास करेंगे बच्चा ये लोग। अरे हाँ है ना? और लास्ट रेगुलेशन 7 बोलता है क्या? पेनल्टी बेटा। अगर कोई भी इंपोर्टर या एक्सपोर्टर या उसका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव या कस्टम ब्रोकर इनके ये प्रोविजन मैंने पढ़ा है उसको रेगुलेट को उसको वायलेट करता है अगर बेटा रेगुलेशंस को, तो ऐसे केस में 50,000 तक का उस पर पेनल्टी लगेगा। कितना बच्चा? 50,000 तक का पेनल्टी उस पर्सन लग जाएगा बच्चा। हाँ है ना? क्लियर? इसी के साथ बहुत टफ प्रोविजन खत्म होते हैं। अब आइए नेक्स्ट में बेटा, कोई खास बात है बच्चा? नहीं। मेजरली देखा जाए तो केवल टाइम लिमिट थी बेटा। क्या थी बेटा इसमें? टाइम लिमिट्स। और वो भी मैंने समरी में आपको ऊपर लिखवा दी बेटा, उससे क्या कंफर्ट मिल जाएगा आपको रिवीजन के लिए बच्चा। ओके आइए सर नेक्स्ट पॉइंट सुनो बेटा, कल होना हो बेटा, आइए बेटा। ओके ओके ठीक ठीक। ओके थक गए क्या बेटा? ये सीए फाइनल है बेटा। सर आइए पेज नंबर 645 बच्चा। सब सेक्शन में 25A सब आई कांट सर पॉइंट ये सेक्शन में 25A बेटा। ओके अच्छा बस थक गए क्या बेटा? और क्या ऑप्शन है बेटा आपके पास? पढ़ो बेटा सेक्शन में 25A बेटा। अच्छा बस थोड़ी देर बेटा और बस आधा घंटा बस। ओके सर उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा बस। ओके अच्छा 10 मिनट बस। अब ठीक 10 मिनट बाद तो ठीक है बच्चा। चलो अब पढ़ो बेटा, पर 10 मिनट फुल ऑफ एनर्जी होने चाहिए बेटा। यस से नो? कितने झूठ बोल रहे थे बेटा आप लोग? ये एनर्जी कहाँ से बेटा आपकी है? श्योर क्लियर? चलो एनीवेज 10 मिनट तो पढ़ो बेटा। हाँ उसके बाद बेटा ओके सर सेक्शन में 25A बेटा सुनना, इनवर्ड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। इधर होशियारी मान लो माहौल। अगर कोई गुड्स, चलो पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा 25B पढ़ा रहा हूं पहले मैं आपको बेटा। 2 मिनट उसका लिंक होगा बेटा, ज्यादा अच्छे से वो समझ में आएगा, फिर वो लिंक हो जाएगा बच्चा। इधर दें क्या लिखा बेटा, पढ़ना तो वेरी गुड। आउटवर्ड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स बच्चा सुनना होशियारी। पहले मैं एग्जिस्टिंग प्रोविजन जो हो पढ़ाऊंगा बेटा, देन आई विल कनेक्ट दिस पॉइंट बेटा। इधर होशियारी। ये बोला आप लोग वहां ऊपर टॉप पे लिख दो बेटा। मैंने अपनी बुक के अंदर जो आपका कस्टम्स का चैप्टर है बेटा, उसमें सेक्शन में 20 और 26 साथ में मैंने पढ़ाया था बेटा। क्लियर? उससे लिंक होंगे बेटा। तो आप लोग क्या करिएगा, आपकी बुक के अंदर जहां पे भी सेक्शन में 20 और 26 है बेटा, उसके बाद इसको इंसर्ट करिएगा बेटा आप लोग। ऊपर लिख दो। हाँ ये बुक कौन सा बेटा आपके पास? नहीं तो नया वाला बेटा।
ठीक है, जो भी है बेटा। सर सेक्शन नंबर 20 और 26 के बाद ये सेक्शन दोनों मैंने इंसर्ट किया नई बुक के अंदर बेटा, तो आप वहीं पे इंसर्ट करिएगा। आपके पास एग्जिस्टिंग बुक अगर है तो बेटा, आपके पास 16th एडिशन अगर है येलो वाला बेटा, 15th तो बेटा नई बुक ले ले तू। सर सुनना फिफ्टींथ के बाद तो बहुत चेंज होगा बेटा। 16th एडिशन में आप लोग ये पॉइंट, हाँ बेटा ये कलर देख लो बेटा, है ना, ये वाली किताब अगर है तो बेटा, ओके। सर इसमें आप पेज नंबर 668, क्लियर, वहां मैंने सेक्शन में 20 और 26 दिए बच्चा, क्लियर। तो आप 669 पेज को इंसर्ट कर देना बच्चा, ओके, क्लियर। सो दैट क्या होगा, उस सेक्शन से लिंक होगा बेटा दोनों पॉइंट बेटा आपके। लीजिए बेटा, थैंक यू। सुना रे होशियारी, इधर होशियारी सुनना। अरे पेज नंबर 668 बेटा, आप पता नहीं क्या क्या लिखे जा रहे हो बेटा आप लोग। मेरे को लग रहा है पूरा सेक्शन तो नहीं लिख रहे बेटा आप। आउटवर्ड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, ए होशियारी इधर। अगर आपने कोई गुड्स इंडिया से बाहर भेजी रिपेयरिंग के लिए बचा, और वहां से रिपेयरिंग होकर वापस आ गई विदाउट बीइंग रीमैन्युफैक्चर्ड और रीप्रोसेस बचा, तो पता है फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ पार्ट्स और कंपोनेंट्स यूज इन सच रिपेयरिंग, क्लियर, भले उसने मेरे से चार्ज किया है नहीं किया, प्लस फ्रेट एंड इंश्योरेंस बोथ वेज, इस अमाउंट पे कस्टम लगता है बच्चा। हाँ है ना, वो सेक्शन अभी भी है और पहले भी था बेटा, पर गवर्नमेंट को पावर दे दिया, डेलीगेटेड पावर कस्टम्स के अंदर कि ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ दी जीएसटी, कुछ भी बेटा, कुछ भी बेटा, हम कस्टम पढ़ रहे हैं और जीएसटी काउंसिल माहौल। सर सुनो बेटा, नहीं ये कई बार मिस्टेक हुई थी बेटा हमसे, तो वो आपका क्या वो खून में चला गया बेटा, जीएसटी काउंसिल बच्चा, तो खून यहां तक ही बहे, यहां पे नहीं आया बेटा, इसलिए मैंने आपको गलती करवाई, अब नहीं होगी बेटा आपसे। सुना बच्चा, अब आराम से समझ में आएगा। सरकार कस्टम्स गवर्नमेंट को पावर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि वो चाहे तो कुछ गुड्स को नोटिफाई कर सकता है, और नोटिफाई करके बोल सकता है कि अगर ये गुड्स आपने आउट ऑफ इंडिया भेजा है फॉर रिपेयर्स या जॉब वर्क या एनी अदर प्रोसेसिंग बचा, और वो रिपेयरिंग होके वापस से आ गया या प्रोसेसिंग होके वापस आ गया विद इन नेक्स्ट 1 ईयर बचा, प्लस गुड्स जो गया था वही वापस आया, गुड्स की आइडेंटिटी सेम है बच्चा, गुड्स आर आइडेंटिफाइबल बच्चा, प्लस सच रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन जो गवर्नमेंट लगा दे बच्चा, अगर वो वापस आ गया विद इन 1 ईयर, सेम गुड्स अगर आया है, प्रोसेसिंग होके आया बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे केस में हमारे पास पावर है कि हम चाहे तो उस पर कस्टम माफ कर दे और कस्टम लगाया नहीं बच्चा, क्लियर। हमारे पास पावर है कि हम चाहे तो कुछ गुड्स को क्या कर दे बेटा, कुछ गुड्स को क्या कर दे बेटा, नोटिफाई कर दे, क्या कर दे बेटा, और नोटिफाई करके बोल देंगे कि इनको प्रोसेसिंग करने के लिए अगर आपने बाहर भेजा है और रिपेयरिंग करके या प्रोसेसिंग करके वापस मंगा दे विद इन 1 ईयर, तो ऐसे केस में इसमें हम कोई कस्टम वगैरह नहीं लगाएंगे। बाकी नॉर्मल कोर्स में क्या होता बेटा, कोई गुड्स अगर रिपेयरिंग के लिए बाहर गया तो फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ पार्ट्स और कंपोनेंट्स यूज्ड इन सच रिपेयरिंग, भले उसने मेरे से चार्ज किया है नहीं किया, प्लस फ्रेट एंड इंश्योरेंस बोथ वेज, इस अमाउंट पे कस्टम लगता है बच्चा। पर जिन गुड्स को गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगा उन गुड्स पे कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है। ये पावर गवर्नमेंट को इस बार मिल गया है, ये पावर हमने दिया बेटा सेक्शन में 25B के थ्रू बेटा, हाँ है ना। अब ये पावर यूज करके कौन कौन से गुड्स उन्होंने नोटिफाई करी है वो याद करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। सेम पॉइंट देखा सेक्शन में 25A इनवर्ड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स बेटा। अच्छा कोई गुड्स अगर हिंदुस्तान में आया, कहा है बच्चा, रिपेयरिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए या किसी और काम के लिए बेटा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जॉब वर्क के लिए आया बच्चा, और आपने वो उसका रिपेयरिंग, प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चर जो करना था वो प्रोसेस करके वापस से इंडिया से बाहर भेज दिया विद इन नेक्स्ट 1 ईयर, प्लस गुड्स शुड बी आइडेंटिफाइबल बच्चा, जो गुड्स आया था वही बाहर गया बच्चा, प्लस सच अदर कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शन एज में बी स्पेसिफाइड इन दिस बिहाफ। तो गवर्नमेंट चाहे तो कुछ गुड्स को नोटिफाई कर देगा, वो नोटिफाई करके बोल देगा कि इन गुड्स को अगर मंगाया है आपने और प्रोसेस करके वापस भेज दिया विद इन 1 ईयर, तो ऐसे केस में हम कोई कस्टम वगैरह नहीं लगाएंगे, कोई कंडीशन वगैरह पे नहीं लगेगी, और मस्त रहना बच्चा। अरे हाँ है ना बच्चा, क्लियर। नॉर्मली क्या होता था बेटा, अगर कोई गुड्स आपने इंडिया में एक्सपोर्ट किया था इंडिया से बाहर और वो वापस आया विद इन 6 मंथ बेटा, सॉरी वो वापस आया रिपेयरिंग के लिए और 6 महीने के लिए में वापस आपने भेज दिया बेटा, तो कोई कस्टम नहीं लगता था। यहाँ पे बोल दिया गवर्नमेंट ने पावर दिया कितने साल का बेटा, 1 साल का,
क्लियर, और 1 साल के अंदर आप वापस भेज दो, हमें कोई दिक्कत नहीं बच्चा। अरे क्लियर, समझे मेरी बात आपको? क्लियर। और हाँ, ऐसे केस में कोई बेनिफिट वगैरह आपके विड्रॉ नहीं होंगे बच्चा। हाँ है ना, गवर्नमेंट चाहे तो कुछ गुड्स को क्या कर दे बेटा, नोटिफाई कर दे। और हाँ, वो गुड्स कौन कौन से नोटिफाई करे वो याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है बच्चा। अरे क्लियर, समझे मेरी बात बच्चा? डन, पॉइंट खत्म होता है अब। और ऐसे केस में बताया क्या होता है, गवर्नमेंट चाहे तो कुछ कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि ये आपको फॉलो करना पड़ेगा, वो फॉलो करना पड़ेगा बेटा। अब वो कंडीशन वगैरह गुड्स नोटिफाई करेगी, वो आपको याद नहीं करना बच्चा। क्लियर, मतलब कुल मिला के कोई गुड्स इंडिया में आई है या इंडिया से बाहर भेजी, किसके लिए? रिपेयरिंग के लिए या फर्दर प्रोसेसिंग के लिए या मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो जो गुड्स गवर्नमेंट नोटिफाई कर दी है उन पे कस्टम वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट बेटा। आइए, बस तो बेटा कैसा आएगी रे सर? हाँ हाँ, बस बस बेटा 10 मिनट मांगे ना बेटा आपसे बेटा, अरे तो 5 मिनट हो गए बच्चा। कुछ भी बेटा कैलकुलेशन खराब है बेटा आपके सर। अच्छा सुनो सुनो, मेरी बात सुनो बेटा। नेक्स्ट पॉइंट बेटा सर। अच्छा 1 मिनट बेटा, पेज नंबर 649 बच्चा। अच्छा कोई भारी चेंज है नहीं, बहुत इजी चेंज है बच्चा। आगे पता है हर जगह कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम ऐड किया बेटा, और कुछ ऐड नहीं किया है। अच्छा आपको विश्वास नहीं, देख लो बेटा। क्लियर, देख लो बेटा, वाह विश्वास है बेटा। क्लियर, अब उसको पूरा करना पड़ेगा ना आपको विश्वास को बेटा। क्लियर, देखो बेटा फिर सर। अच्छा थक गए क्या बेटा? ये तो लाइफ है बेटा सर। आइए मेरे को एक बार देखना दो, कल क्या पढ़ेंगे फिर, मतलब ये देखो से जवाब बेटा लोगों के। कल क्या पढ़ेंगे? कल भी तो कस्टम पढ़ेंगे बेटा। चलो फिर, और क्या है, अगला पॉइंट पढ़ लेते बेटा। सर इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन बेटा। थक गए क्या बेटा? बहुत थक गए क्या? मिलते हैं कल 5 बजे बेटा। थैंक यू सो मच। क्लियर, टेक केयर।